जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़िम। वेलकम बैक। हमारा बीच में राब्ता मुनक़ता हो गया था अहमदीन चौधरी साहब से। अभी उनसे दोबारा हमारा राब्ता हो चुका है, तो हम उनसे जानेंगे इनकी फ्रीलांसिंग के बारे में कि किस तरह से फ्रीलांसिंग हुआ है और किस तरह से उन्होंने एक्सेल किया, इसके बारे में कुछ मज़ीद डिटेल देंगे। और अगर आप लोग भी फ्रीलांसिंग के थ्रू कुछ करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड से आप ताल्लुक़ रखते हो, तो उसके बारे में भी थोड़ी गाइडेंस लेंगे। कोई नया बंदा फ्रीलांसिंग करना चाहता है, चाहे वो फाइनेंशियल फोकस कर लेते हैं, एसईसी फाइनेंशियल उससे उनका मैनेजमेंट से उनका ताल्लुक हो। फॉर एग्जांपल किसी ने एमबीए किया हुआ है या एसीसीए है, सीए है, आईसीए में है। अगर ये फ्रीलांसिंग करना चाहें तो ये किस तरह से कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम थोड़ी सी गाइडेंस लेते हैं इनसे। ठीक है, तो पहले तो मैं आपसे जी, माजरत चाहता हूँ अहमद भाई कि आपसे राब्ता मुनक़ता हो गया ड्यू कोई टू इशू नेट नहीं और है, कोई अदर इशू प्रॉब्लम्स नहीं की है। वजह से। और अभी इसके हाँ जी। फ्रीलांसिंग के बारे में कुछ बताइएगा कि आपने किस तरह से शुरू किया और कोई नया बंदा अगर शुरू करना चाहे तो किस तरह से कर सकता है। जी, बिल्कुल। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आई से थैंक टू रेहान अल्लाहवाला कि एक दो बार मैंने वैसे ही टाइमलाइन वीडियोज़ देख रहा था, एक बार उनकी ना वीडियो में जो है ना फ्रीलांसिंग के बारे में सुना कि वो उन्होंने वीडियो शेयर की हुई थी, वो मोहम्मद सदीक साहब की, कि जो है फ्रीलांसिंग अच्छा। करके जो है पैसे कमा सकते हैं। वो अल शरीफ फाउंडेशन के नाम से, वो भी बेसिकली जो मोहम्मद सदीक साहब है वो भी बेसिकली रेबिया खान से हैं। वहाँ भी रेबिया खान के एक साथ गाँव है जहाँ से उनका ताल्लुक है। तो मैंने वैसे ही वीडियो देखी, तो मैंने उनकी वेबसाइट पे चला गया। तो मैंने जब उसे देखा ना, पहले तो मैंने यार समझा, मैंने क्योंकि मैं इससे पहले भी बहुत सारे जो है ना ऑनलाइन एक्टिविटीज कर चुका हूँ, लेकिन जो है ना काफी सारे में मुझे लॉस ही, तकरीबन जो है लॉस ही हुआ है। तो मैंने पहले सोचा कि यार ये भी शायद ऐसे ही फ्रॉड टाइप है जो भी है। फिर मैं लेकिन मैंने जो है ना बैठ के उनकी फुल फ्लैज वीडियो देखी। जब मैंने वीडियो देखी ना, तो फिर मुझे इंटरेस्ट पैदा हुआ कि मैंने कहा नहीं यार ये चीज अच्छी है। तो मैंने उन्होंने जो फिर जो मैंने उनके मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया, सब वो जो स्टार्ट में जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, तो उसके लिए अप्लाई किया। तकरीबन 4 से 5 दिन लगे, लेकिन वो उसका प्रोसीजर इतना लेंथी होता है कि हम लोग क्या करते हैं, अगर हम देखते हैं ना कि यार कोई हमसे इंग्लिश पूछ रहा है, अगर इंग्लिश में कोई क्वेश्चन करता है, हम वैसे वहां से भाग जाते हैं। मैंने पहले सोचा कि यार पता नहीं क्या ये इतना लंबा प्रोसीजर है। मैंने जो है ना एक दो दिन इग्नोर किया, लेकिन फिर जो है उनकी बार बार उसी भी मेल आ रही थी, तो मैंने जो है ना उसको प्रोसीजर को मैंने कहा नहीं यार एक बार करके देखते हैं कि अब इसको कंटिन्यू करते हैं, कि देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या मिलता है। तो मैंने जो है ना वो तकरीबन मुझे 6 से 7 दिन लगे उसके उनके स्टेप्स को फॉलो करते करते। तो 7 दिन बाद उन्होंने मेरा अकाउंट अप्रूव किया कि अब आपको हम ट्रेनिंग देंगे। तो मैंने जब ट्रेनिंग स्टार्ट की, वो ट्रेनिंग जो है वो तकरीबन मैंने मैक्सिमम जो है ना 3 से 4 उनके लेक्चर अटेंड किए। तो मैंने उसी दिन से 3 से 4 लेक्चर अटेंड करके मैंने अपनी गिग बनाना शुरू कर दी। मैंने वो अकाउंटिंग उसकी गिग तो बना ली, लेकिन जो उसमें जो पिक्चर लगाते थे, वो पिक्चर का वो साइज, स्पेसिफिक साइज उन्होंने मेंशन किया हुआ था कि इस पिक्चर का जो साइज इतना ही आप लगा सकते हैं। वो अब मैं ना तो उसकी वो ग्राफिक की फील्ड से था नहीं, मुझे पिक्चर वो रिसाइज ही नहीं करना आ रही थी। मैंने क्या किया, वहीं उसे छोड़ा, छोड़ के साइड पे हो गया, मैंने काम ही नहीं किया उस पर जो है। तो लेकिन फिर एक 3 महीने बाद जो है ना मुझे एक दोस्त जो है ना वो फाइवर पे बिल्कुल एग्जैक्ट काम करता नजर आया। वो भी पेप्सी में ही था, वो भी उधर ही बैठा जो काम कर रहा था। मैंने उससे पूछा यार, मैंने कहा ये पिक्चर तूने कैसे वो रिसाइज करके बताई लगाई है। मैंने कहा मेरा सारा काम जो सिर्फ एक पिक्चर की वजह से जो है ना मैं गिग नहीं तैयार कर सका, जो मेरा काम रुका हुआ। उसने मुझे बताया, मैंने उधर से जो है ना फौरन बैठ के पिक्चर जो है वो रिसाइज की और उसी वक्त लगाई और अपनी गिग जो है लाइव कर दी। तो उसके तकरीबन 2 दिन बाद फर्स्ट ऑर्डर मिल गया। फर्स्ट ऑर्डर जो था वो सिर्फ मेरा $10 का था, लेकिन वो $10 भी स्टार्ट में आपको पता है $10 भी इनफ होते हैं कि जब बंदे को पहले दोस्त से साथ में अगर आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाए तो वो आपके मोटिवेशन के लिए बहुत जरूरी होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा पहला क्लाइंट था और वो अच्छा सेटिस्फाइड क्लाइंट रहा। तो उसके बाद सेकंड जो क्लाइंट मिला मुझे, वो एक स्टूडेंट था, वो जो उसने ब्रिटिश अमेरिकन कंपनी का जो है ना उससे एनालिसिस चाहिए था। तो मैंने उसको वो एनालिसिस करके दिया, उसने फिर मुझे 2 ऑर्डर जो है ना वो कंटिन्यूसली दिए। तो वहीं से जो मेरा जो है ना फ्रीलांसिंग का करियर स्टार्ट हुआ। तो मैंने इसको जो है ना फुल फ्लैज मैंने सोचा कि यार इसको जो है इसी फ्रीलांसिंग को जो हम लेके चलते हैं। तो मैंने अपने रखा कि मैंने जो है ना हमेशा जो है ना क्लाइंट को सेटिस्फाई रखना है, जो मर्जी हो जाए, क्लाइंट को डिससेटिस्फाई नहीं करना। तो आज भी अलहमदिल्ला मेरे पास मेरे जो 100+ ऑर्डर्स हो चुके हैं। तकरीबन मैंने जो फुल फ्लैज जो इसको स्टार्ट लिया वो मैंने 2016 से लिया है। अब 3 से 4 महीने में जो मेरे 100+ ऑर्डर्स कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन मेरे 100% जो क्लाइंट्स हैं वो सेटिस्फाई है मेरे काम से। कोई भी क्लाइंट जो है ना मेरे काम से अनसेटिस्फाई नहीं है। पहले तो मैं जरा फोकस रखा हुआ था स्टूडेंट्स जो थे उनको सपोर्ट कर रहा था, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि स्टूडेंट्स वाला जो काम है थोड़ा सा अनएथिकल हो जाता है, क्योंकि हमारा जो लॉ जो है इसको अलाउ नहीं करता कि स्टूडेंट के हम असाइनमेंट करके दें उसको जो है सही। उसकी स्टडी में मतलब एक होता है
हेल्प करना, टीचिंग करना वो अलग चीज है, लेकिन अगर आप एक हम्म। बंदे की असाइनमेंट ही पकड़ के उससे सॉल्व करके दे दो तो फिर वो अनएथिकल हो गया ना काम। मैं सोचा नहीं यार ये रिस्क जो है ना वो गलत तरीके से आ रहा है, मैंने कहा नहीं। तो उसके बाद मैंने जो है ना सोच लिया कि मैंने अब जो है ना असाइनमेंट जो है ना पकड़नी नहीं है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने जो भी प्रीवियस असाइनमेंट थी वो सारी कंप्लीट कर दी। अब जो है ना आगे से मैं कोई भी असाइनमेंट नहीं पकड़ रहा, मैं टोटली जो काम कर रहा हूँ वो टोटली कॉर्पोरेट क्लाइंट्स पे काम कर रहा हूँ। तो कॉर्पोरेट क्लाइंट पे जो, अगर आप एक भी कॉर्पोरेट क्लाइंट को सेटिस्फाई कर देना तो बिलीव करें कि वो क्लाइंट एक तो परमानेंटली खुद भी जो है ना आपके पास आता है, और दूसरा जो है वो और बहुत सारे क्लाइंट्स आपको रेफर करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरा मतलब कि इतना बन चुका है कि जो भी क्लाइंट मेरे पास आता है ना, अगर एक बार मतलब कि वो, लेकिन मैं ये कोशिश ये करता हूँ कि जो भी क्लाइंट मेरे पास मुझे अगर मैसेज करता है ना, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं विद इन 1 आवर जो है क्लाइंट को जो है ना रिस्पॉन्स, विद इन आवर 1 आवर रिस्पॉन्स देने का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे टाइम जोन का एक फर्क है ना, कि जैसे हम इधर बैठे पाकिस्तान में, अगर यहाँ आप रात है तो यूएसए में दिन होगा। तो अगर एक क्लाइंट ने मैसेज किया, अगर आप उस विद इन 1 आवर अगर रिस्पॉन्स देते हैं ना, तो 99% मैं कहता हूँ वो श्योर हो जाता है कि क्लाइंट आपको काम देगा। अगर आप 24 घंटे बाद जाके उसको मैसेज करेंगे, रिस्पॉन्स देंगे, तो वो ऑब्वियसली क्लाइंट इतना टाइम उसके पास होता नहीं है, वो इतना वेट करे। वो जो भी उसको फर्स्ट टाइम पे वो बंदा जो उसको मैसेज कर रहा होता है वो उसे जो है ना ऑर्डर तकरीबन दे चुका होता है, वो ज्यादा निगोशिएशन नहीं करते, वो देखते हैं आपको, देखते हैं ना कि यार आप उससे थोड़ी देर डिस्कशन करेंगे, उसे पता चल जाएगा इस बंदे में टैलेंट है, ये काम मेरा कर सकता है, तो वो जो है उसमें कर लेगा। उसमें ये होता है कि सबसे पहले अगर हम फोन मैसेज करता हूँ उनसे क्लाइंट से उसकी रिक्वायरमेंट पूछे कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है काम की, कि आपको क्या काम चाहिए और कितना बजट कितना है। तो क्लाइंट का अगला क्वेश्चन क्या होता है कि क्लाइंट कहता है कि आप मुझे बताएं कि आप कितने पैसे चार्ज करेंगे। तो उसमें ये होता है कि हमारा जो हम ये सोच लेते हैं कि यार मैं जो है ना इस क्लाइंट से $50 मांग लूँ या $30 मांग लूँ, तो वो जो है ना क्लाइंट सपोज बाद का होता है कि क्लाइंट जो है ना वो ज्यादा पे करना चाह रहा होता है, हम कम डिमांड कर लेते हैं। तो सबसे पहले कोशिश ही ये होनी चाहिए क्लाइंट के मुंह से निकलवाओ कि वो कितना ऑफर करता है। मेरी अब मैं जितने भी क्लाइंट आते हैं उनसे पूछता हूँ कि आपका बजट कितना है। वो मुझे बताते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो अगर मेरा इस काम का बजट $100 है, मैं कहता नहीं सॉरी मैं इसका $200 लूंगा, मैं उसे डबल ही बताता हूँ उससे। तो क्लाइंट बिटवीन बिटवीन जो है ना वो आके जो एग्री हो जाता है। अगर सपोज मैं उस क्लाइंट से ना पूछूं तो मैं इसी तरह मेरे पास काम आया भी। मैंने एक दिन एक क्लाइंट आई मेरे पास, तो मुझे ना उसने कहा कि मुझे सिर्फ 2 से 3 या एक्सेल के फॉर्मूला उसे चाहिए थे। तो उसने मुझसे पूछा कितने पैसे इसके चार्ज करोगे। तो मैंने कहा आप बताएंगे आपका बजट कितना है? मेरे वैसे मेरा था कि मैं इससे ना $20 मांग लेता हूँ कि 2 से 3 फॉर्मूला हैं, इसमें कुछ भी नहीं, 5 मिनट लगने हैं मेरे, और मैंने फॉर्मूला उससे बना के दे देना और उसने काम हो जाना है। तो मैंने कहा नहीं आप मुझे बजट बताएं। उसने मुझे कहा कि मैं $40 पे करूंगी। तीसरा अगर मैं पहले खुद $40 बता देता तो वो क्लाइंट ने उसने उतने पे कर देना, क्लाइंट ने अपनी मर्जी से बताया तो वो जो है वो मेरा डबल हो गया, जितने मैं एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट कर रहा था तो उससे डबल हो गया। तो इसीलिए कोशिश यही करें कि हमेशा जो जिसने भी फ्रीलांसिंग करनी है वो कोशिश यही करें कि हमेशा जो है क्लाइंट से ही वो मतलब कि पूछे कि क्लाइंट का बजट क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि क्लाइंट की टाइम लाइन, उससे टाइम डेडलाइन पूछ ले कि आप कितने मतलब कि आपको कब तक ये काम चाहिए। तो कोशिश करें कि वही क्लाइंट पकड़े आप जो जिसमें आपको श्योर हो कि यार आप इतने टाइम में वो काम कर सकते हैं। जैसा कि मैं जो है ना 24 आवर्स वाला काम कभी भी नहीं पकड़ता। जो क्लाइंट मुझे कह देता है ना मेरी डेडलाइन 24 आवर्स है, मैं वो कभी भी नहीं पकड़ता, क्योंकि मुझे पता होता है कि मुझे कोई ना कोई काम पड़ जाना, मैं नहीं कर सकता 24 आवर्स वाला। तो मैं मिनिमम जो है वो पकड़ता हूँ 2 दिन 3 दिन। अब मेरे पास कुछ ऐसे ऑर्डर है जो मैंने 1 महीने में भी कंप्लीट करके दिए हैं। मैं क्लाइंट से पूछता हूँ अगर टाइम जिसका टाइम ज्यादा हो, काम करने का मजा भी ज्यादा आता है। अब जो डेडलाइन जिसने क्लाइंट ने दे दिया ना कि मेरी डेडलाइन सिर्फ 8 घंटे या 24 घंटे है, तो आप उस काम को परफेक्टली नहीं कर सकते। जब आपने काम परफेक्टली नहीं किया ना, तो क्लाइंट ऑटोमेटिकली डिससेटिस्फाई होगा। जब क्लाइंट डिससेटिस्फाई होगा उसने रेटिंग भी आपको बैड देनी है। जब आपकी प्रोफाइल पे एक भी बैड रिव्यू आ गया ना, तो वो समझ लें कि आपने अगर 99 क्लाइंट सेटिस्फाई किया और एक भी क्लाइंट आपका डिससेटिस्फाई हो गया ना, तो वो समझ लें कि वही बराबर हो जाता है। तो अब जैसे कि आपने अगर कोई भी फ्रीलांसिंग अगर कोई भी बंदा जो है वो करना चाह रहा है, फ्रीलांसिंग करना चाह रहा है, तो सबसे पहले तो होगा उसके लिए जो मतलब होगी उसकी गाइडेंस क्या होगी। पहले वो बंदा अपने अंदर जज करेगा वो किस चीज को लेके आगे चलना चाह रहा है, क्योंकि फाइनेंस काफी सारी चीजें हैं, जैसा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आया था कि वो बिजनेस वैल्यूएशन हो गई, जैसे कि और आईआरआर की बेस पे बिजनेस की वैल्यूएशन कर रहे होते हैं। दूसरा चीज होती है एक अकाउंटिंग होती है, बंदा अकाउंटिंग में परफेक्ट है या उसमें फाइनेंस में परफेक्ट है। ये दो चीजें डिफरेंट चीजें, एक अकाउंटिंग सेपरेट है, फाइनेंस सेपरेट है। हम इन दोनों चीजों को कंबाइन नहीं कर सकते, ये दोनों चीजें कंबाइन है, ये दोनों चीजें सेपरेट है। तो इसमें करना होगा कि मैं किस फील्ड में परफेक्ट,
अपनी गिग जो है उसी हिसाब से तैयार करनी चाहिए कि मैं उसी मतलब की गिग को तैयार करूँ जो मैं जिस चीज में परफेक्ट हूँ। अगर मैं मिक्सअप करके तैयार कर लूंगा तो मैं जो है ना अगर दोनों तरह के मेरे पास क्लाइंट्स आ गए तो मैं उससे सेपरेट कर पाऊंगा। जैसे कि मैं अभी अ, मुझे ये शुरू में अकाउंटिंग में जो भी फाइनेंशियल प्लान आते हैं मैं उसमें 100% परफेक्ट हूँ। वो ज्यादातर फाइनेंशियल प्लान होते हैं वो अकाउंटिंग की बेस पे होते हैं, ठीक है। वो उसमें तो मैं 100% अपना पोजीशन करता हूँ। तो मैं ऐसे क्लाइंट जो होते हैं ना वो विद इन 10 मिनट जो है ना वो पकड़ लेता हूँ। अगर कोई क्लाइंट मुझे कहता है ना मैंने फाइनेंशियल फोरकास्टिंग करनी है, मैं उससे बताता हूँ, मैं सिर्फ कहता हूँ कि यार मुझे जो है ना आपने फाइनेंशियल डाटा जो कलेक्ट किया हुआ ना मुझे वो बता दो और अपनी टाइमलाइन बता दो। मैं उसके बाद अब जो मेरी ये सिचुएशन है कि मैं उस क्लाइंट से बजट नहीं पूछता। मैं कहता हूँ आप मुझे दो, मैं काम करके आपको दे दूंगा। जब आप हो जाए ना काम से तो उसके बाद आप मुझे देख लेना कि आप मुझे कितना देना पसंद करो। तो जब पहले ही आप उससे मांग लिया ना वो क्लाइंट फिर उसी वो बजट में पड़ जाता है कि यार पता नहीं अब कम दूं ज्यादा दूं। जब एक बार उसने आपने से काम करके शुरू कर दिया ना कि मैंने ये काम किया, अगर उस क्लाइंट को काम परफेक्ट आ गया तो आप यकीन नहीं करेंगे क्लाइंट आपको उससे भी ज्यादा पे करेगा। इस तरह रिसेंटली मेरे पास एक क्विक बुक्स की क्लाइंट आए, वो 1-2 महीने पहले उन्होंने मुझे मैसेज किया कि यार मैंने जो है 2016 के जो है रिकनसाइल करनी है, वो पहले किसी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे थे, क्विक बुक्स पे आना था। तो मैंने उन्हें कहा कि जो है मैंने उन्हें मैसेज किया तो उन्होंने मुझे कहा कि थोड़ी देर बाद तकरीबन घंटे बाद उनका मैसेज आ गया, सॉरी मैंने ना किसी और को हायर कर लिया है। मैंने उसे इग्नोर कर दिया। फिर 1 महीने बाद एग्जैक्ट उसी क्लाइंट का मुझे मैसेज आया कि वो जिस बंदे को मैंने हायर किया था उसने सारा काम खराब कर दिया, मुझे अभी तक उसने डिलीट कर दिया है। तो आप वो काम कर देंगे, आप मुझसे कितना चार्ज करेंगे? मैंने कहा आप मुझे डाटा सेंड करें, मैं काम करता हूँ, काम जब आपका हो जाए परफेक्ट हो जाए तो फिर आप डिसाइड कर लीजिएगा कि आप मुझे कितना पे करेंगे। कहता ठीक है, उसने मुझे डाटा सेंड कर दिया। मैंने तकरीबन जो है ना 15 से 20 लगाए उसके, क्योंकि वो तकरीबन 1000 से ज्यादा उसकी ट्रांजेक्शन थी। उसके बैंक के साथ रिकनसाइल करना, ईच एंड एवरीथिंग करना, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फुल एंड फाइनल जो है ना उसके अकॉर्डिंग उससे बना के देनी थी। तो रिसेंटली लास्ट वीक ही जो है ना मैंने उसका काम कंप्लीट किया। फिर मैंने उससे पूछा कि सर अब मेरा रेम्यूनरेशन डिसाइड कर लें? वो कहता हूँ ऑफ कोर्स करते हैं डिसाइड। मैंने उससे पूछा, वो मेरा माइंड था कि यार मैं जो है ना 500-600 से पहले मैंने यही सोचा कि मैंने 500-600 इससे मांग लेता हूँ जो है ना ओके है। तो ये 10 से 12 दिन लगे, मैंने फुल टाइम जो काम किया वो 10 से 12 दिन लगे। मैंने सोचा मैंने 500 मांगता हूँ, 500 में से ये 400 तो दे ही जाएगा। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा, सर आप मुझे आप कितना पे करेंगे? कहता मैं आपको $900 पे करूंगा। मैंने कहा नहीं सॉरी सर, 200 नहीं। मैंने कहा मेरा जो है ना मेहनत मैंने बहुत ज्यादा किया। तो मैंने कहा अब मुझे मैक्सिमम कितना पे करेंगे? कहता मैं आपको 1500 मैक्सिमम दे सकता हूँ। सर मैं $200 चार्ज करूंगा आपसे। कहता इट्स ओके। उसने दूसरी बात ही नहीं की मुझसे। तो जैसे आपने क्लाइंट को सेटिस्फाई कर दिया ना, क्लाइंट आपको पे करने में वो जरा भी वो नहीं करता कि यार मैंने इसको कम पे करूँ या ज्यादा पे करूँ। वो जब आप काम परफेक्ट कर देते हैं क्लाइंट आपको इसलिए पे करता है। और वो माशाल्लाह से मेरा जो परमानेंट क्लाइंट हो गया। जब फर्स्ट टाइम अगर एक क्लाइंट जो आप इतने अच्छे रेट पे अगर आप उसके साथ नेगोशिएशन कर लेते हैं, वो नेक्स्ट जब भी आपको काम देगा तो काम हमेशा आपको उससे ऊपर वैल्यू का देगा, वो नीचे आपको पेमेंट नहीं करेगा, उससे ज्यादा का काम करेगा। तो फर्स्ट तो ये चीज आपने की कि आपने जो भी क्लाइंट मतलब कि जिस चीज में आप परफेक्ट है वो चीज डिसाइड करें। सेकंड आपने बजट जो है हमेशा क्लाइंट से पूछना उसका बजट कितना है। थर्ड चीज जो आपने उसकी टाइम डेडलाइन जो है ना, अगर टाइम शॉर्ट टाइम है तो मैं कहता हूँ अगर आप आपको श्योर है कि आप 100% उस टाइम के अंदर कर सकते हैं काम तो वो पकड़िएगा। नहीं तो कभी भी वो काम ना उससे क्लाइंट को ना मतलब कि क्लाइंट को तंग नहीं करना। क्योंकि एक क्लाइंट भी अगर आपसे डिस्टर्ब होगा ना वो यही समझता कि अगर फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं पाकिस्तानी हूँ, अगर मेरा पाकिस्तानी एक का इमेज खराब हुआ है ना, तो अगर वो किसी भी और पाकिस्तानी को जो हायर करेगा ना तो वो जो है वो ऑब्वियसली कहेगा यार ये पाकिस्तानी है, ये इससे पहले वाले पाकिस्तानी मेरा काम खराब किया तो दूसरा भी ऐसे ही करेगा। तो सही। चीज होगी। इसके अलावा कुछ चीजें जो मैंने नेगेटिव अभी मैंने कुछ सिर्फ 1 महीना पहले मैंने पाकिस्तान फ्रीलांसर का पेज ज्वाइन किया। उसमें मैंने कुछ काफी सारी नेगेटिव नेगेटिव चीजें दिखी। वो उसमें नेगेटिव चीजें क्या आती हैं कि पाकिस्तानी क्या है कि मैंने अकाउंट बनाया फाइवर पे मैं आया हूँ। मैंने क्या किया, मैंने फाइवर पे अब जो मैंने लोग देखे हैं वो क्या कह रहे हैं कि वो रिव्यू सेल कर रहे हैं। रिव्यू सेल करने का मतलब क्या है कि आप एक रिव्यू का मतलब है आपने एक ऑर्डर कंप्लीट किया। तो अगर आप रिव्यू सेल करें, एक बंदा कह रहा है कि मैं रिव्यू सेल कर रहा हूँ आपको रिव्यूज दूंगा तो आप उसके बदले मुझे पेमेंट दें। ठीक है, मतलब कि आप पहले आपको उस ऑर्डर के बदले रिव्यू दूंगा। अगर फॉर एग्जाम्पल $5 का ऑर्डर है तो आप मुझे ना $5 के बदले $10 आप मुझे पे करेंगे और आपको एक रिव्यू परफेक्ट रिव्यू दे दूंगा। उसमें क्या था, हम ये सोच रहे थे कि यार मैंने 10 रिव्यूज दे दिए तो मेरी प्रोफाइल अच्छी बन जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आपने काम ही गलत तरीके से स्टार्ट कर लिया, आपने रिव्यूज तो ले लिए लेकिन जब आपके पास एक्चुअल क्लाइंट आ गए, आपको
सेल नहीं करना आया तो आपको फायदा उस रिव्यूज देने का। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रिव्यू सेल कर रहे हैं, तो आपके लिए आपने ये कभी भी नहीं करना कि आपने प्रॉपर फ्रीलांसर बनना है, तो आपने ये कभी भी काम नहीं करना है कि आपने रिव्यूज नहीं खरीदने। जो रिव्यूज एक्चुअल क्लाइंट से बेनिफिट देंगे, जो आपने ऐसे रिव्यू कभी भी आपको बेनिफिट नहीं देंगे। दूसरा, जो है ये काम ना, दूसरा किसी भी तरीके से जो जो वो हायर नहीं करने, आपने अपने ओरिजिनल शो करना है वहां पे। मैंने ये भी चीजें तुम देखी है कि ये क्लाइंट पाकिस्तान फ्रीलांसर के पेज पे वो क्या कह रहे थे कि मैंने जो है यार यूएसए का अकाउंट बनाया हुआ है, कोई कह रहा है मैंने जर्मनी का अकाउंट बनाया। अब वो Fiverr ने क्या किया है, अब उन्होंने प्रॉपर कंट्री वेरिफिकेशन शुरू कर दी है। वो कैसे कि वो फोन नंबर से वेरिफिकेशन करते हैं। अब लोगों को वो सही। टेंशन पड़ी हुई है कि मैंने जिसका यूएसए का अकाउंट है, वो कहता है मेरा पाकिस्तान में अकाउंट अप्रूव हो जाएगा या नहीं होगा मेरे पाकिस्तान के नंबर पे। यार क्यों ऐसे करते हो, क्यों क्यों ऐसे करते हो, अकाउंट बनाते हो? जब आप पाकिस्तान में बैठे हो पाकिस्तान का अकाउंट बनाओ। मैं कहता हूँ बिलीव करो, लोग पाकिस्तानी पे ट्रस्ट करते हैं काम के मामले में। अभी रिसेंटली मेरी 2 महीने पहले आर्यन चौधरी जो पाकिस्तान टॉप फाइवर सेलर है, उससे मुलाकात हुई। उसने 2014 में फाइवर को स्टार्ट किया था, अब 2017 में आ गए, उसके 35,000 से ज्यादा क्लाइंट्स हैं, 35,000 से ज्यादा ऑर्डर्स कंप्लीट कर चुका है वो बंदा भी कहता है कि यार क्यों आप ऐसे काम करते हो, आप अपनी आइडेंटिटी जो है वो पाकिस्तानी। और अब फाइवर जो है ना क्लाइंट को रेफर कर रहा होता, क्लाइंट उसको रेफर कर रहा होता कि ये बंदा जो है ना परफेक्ट, आप इसको हायर कर लें। पाकिस्तानी कहीं में काम के मामले में बहुत अच्छा है, तो मतलब के काम करने मामले बहुत अच्छे हैं। तो फिलहाल के लिए ऐसे काम है कि अगर आप आइडेंटिटी जो है ना गलत आइडेंटिटी दे के काम शुरू ना करें। उसके बाद जब आप बताएंगे, क्लाइंट आपसे पूछेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आप परमानेंट आपके क्लाइंट हायर करना चाह रहे हैं, वो अगर आपके साथ प्रॉपर एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं, तो अगर आप उसमें आपकी आइडेंटिटी गलत शो हो जाए, वो आपने यूएसए का स्टेटस शो किया हुआ हो, वो आपको आप पाकिस्तानी हो, वो आपसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करे, तो फिर आप कैसे उसको करेंगे? जैसे भी रिसेंटली मेरा एक क्लाइंट, मैंने हुई नेगोशिएशन हुई उसके साथ, उससे मैंने बताया मैं एसीसी हूँ। मुझे कहता कि आप मुझे एसीसी का सर्टिफिकेट दे सकते हैं। मैंने कहा श्योर मैं दे सकता हूँ, मुझे क्या टेंशन नहीं। एसीसी का जो है ना उसने सर्टिफिकेट दिया, अपना आइडेंटिटी नंबर दे दिया कि ये मेरा एसीसी का जो है ना आईडी नंबर है। उसने क्या किया, उस दिन एसीसी को कॉल की, उसी से कॉल करके मेरी कंफर्मेशन करी। फिर उसके बाद मुझे उसकी कॉल आई, कहते हैं मुझे एसीसी वालों ने कहा है कि बंदा ये जो बंदा है ना, ये मतलब कि बुक कीपिंग से आगे के आपने सिर्फ बुक कीपिंग का काम नहीं लेना, इसलिए आपको आगे भी बेनिफिट देगा और भी। उस क्लाइंट को बहुत अच्छा से वो मतलब हो गया। अगर मैं उसे गलत तरीके से मतलब कि अगर मेरी आइडेंटिटी गलत होती, बाद में मुझसे अगर पढ़ने मुझे हायर करना चाह रहा होता, और वो अगर मेरी आइडेंटिटी मैं बाद में कहता है सॉरी मैं पाकिस्तान से हूँ या मैं किसी और कंट्री से हूँ, तो वो इम्पैक्ट क्या गलत इम्पैक्ट करता। तो इसलिए ये चीज आपने कभी भी नहीं करी। फाइबर पे यही कामयाब होने के यही 4 तरीके हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आप इसी तरीकों को फॉलो करके चलेंगे तो आप इंशाल्लाह जरूर कामयाब हो जाएंगे। और आपने फाइबर को जो है ना सिर्फ $5 नहीं समझना कि ये सिर्फ $5 है। 5 से मैंने भी स्टार्ट में यही सोचा था कि शायद $5। फाइबर पे $5 से लेके आप तक का भी ऑर्डर ले सकते हैं। ये स्टार्ट में आपको $5 का मिला, $10 का मिला, लेकिन जैसे जैसे आगे जैसे आपकी प्रोफाइल मतलब कि वो अच्छी होती जाएगी, उसी तरह आपको ऑर्डर भी अच्छे मिलते जाएंगे। और आप इसको पार्ट टाइम समझ के नहीं करना, बिलीव करें, आप अगर इसे फुल टाइम समझ के करेंगे ना, फुल टाइम समझ के करेंगे, तो आप जॉब से भी ज्यादा अर्न करेंगे। इससे अगर आप प्रॉपर बिजनेस लेके चले, जैसा कि मैं जो लास्ट मंथ से जो है ना मैं अब टैक्सी भी नहीं जा रहा, कि मैं वहां पे हूँ, उनके पोर्टफोलियो में हूँ, मेरे अब टीम वहाँ पे काम कर रही है। मैंने टीम को कहा हुआ है, आप काम आपने संभालना है, मैं से घर बैठ के जो है ना मैं भी फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। तो मैं फुल टाइम जो है ना टाइम अपना मैंने खास भी दे दिया कि मैंने जो है ना ये 6-7 महीने लगा के जो है ना मेरी इतनी टीम डेवलप हो जाए, मुझे और कोई बिजनेस करने की जरूरत ही ना पड़े। फिर फ्रीलांसिंग को फुल टाइम बिजनेस बनाए। पार्ट टाइम करेंगे ठीक है, पार्ट टाइम के लिए आपकी बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन अगर आप फुल टाइम करेंगे तो आपको किसी भी जॉब की जरूरत नहीं है। जैसे कि अभी लोग हमारे मतलब के कहते हैं कि यार मैंने स्टडी कर ली, इसलिए कर लिया, एमफिल कर लिया, जो मर्जी कर लिया, मुझे जॉब नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही ना, कर कोई भी छोटा सा स्टार्ट कर लो। अब देखिए अगर कोई फ्रीलांसिंग पे आ रहा है, फाइवर पे आ रहा है, मैं कहता हूँ यार हर तरह का बिजनेस है। अगर कोई भी, अगर कोई डाटा एंट्री का बंदा उसके लिए डाटा एंट्री का काम है, कोई ग्राफिक का बंदा उसके लिए ग्राफिक का काम यहाँ पे इनफ है, अगर कोई वेब डेवलपमेंट का बंदा तो उसका वेब डेवलपमेंट का काम उसके लिए इनफ है। कोई भी आप किसी भी फील्ड से आप ताल्लुक रखते हैं तो आपको हर तरह का काम यहाँ पे फ्रीलांसिंग में मिलेगा। जॉब को छोड़ो, भूलिए जॉब, फोन से आगे यहाँ पे business करो, जब आपका दिल करे क्लाइंट से बात करो, जब आपका दिल करे काम करो, तो सो जाओ, आपको किसी ने नहीं पूछा कि काम नहीं कर रहे। तो ये सर इसके सारे गुरु
जो आपको कामयाब बना सकते हैं। कुछ लोग होते हैं स्टार्ट में देखते हैं, कुछ लोगों को होता है बाद 2 से 3 महीने ऑर्डर नहीं भी मिलते, वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो आपने डिमोटिवेट नहीं होना, स्ट्रगल करते रहना, स्ट्रगल करेंगे तो आपको इसका रिजल्ट भी इंशाल्लाह जरूर मिलेगा। चलिए, आपने बड़ी अच्छे पॉइंट्स बताए फ्रीलांसर पे जो लोग काम करना चाहते हैं उनको क्या क्या बेसिक्स नीड्स चाहिए काम करने के लिए। कि सबसे पहले तो अगर आप इनिशियली पैसों के पीछे भागेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन आप इनिशियली जो है उसके ऊपर फोकस करें अपने काम पे और सब कुछ रियल रखें। कोई रिव्यू हो वो भी ओरिजिनल होना चाहिए, आपकी कोई सर्टिफिकेट है, डिग्री है, कोई सर्टिफिकेशन है, वो भी ओरिजिनल होना चाहिए। और काम पर फोकस दें, अगर क्लाइंट्स हैप्पी है तो वो अपनी आपकी मर्जी की आपको जो है उसकी पेमेंट करेगा। ये आपने बड़े अच्छे पॉइंट बता दिए, बिल्कुल लेकिन ऐसे ही है। ये बेसिक कुछ बताइएगा कि अगर बिल्कुल फ्रेश बंदा है, फॉर एग्जांपल वो बिल्कुल फ्रेश है, उसने अभी तक कभी फ्रीलांसिंग नहीं करी है और वो फीवर पर जाना चाहता है, तो जो बेसिक ट्रेनिंग आपने हासिल करी, अगर वो इसको सीखना चाहता है गिग्स के लिए और अपने काम को इम्प्रूव करने के लिए, वो किस तरह से इनिशियली इसको स्टार्टअप ले सकता है? सबसे पहले तो मैंने जैसे क्वेश्चन बताया था कि मैंने जैसे अल शरीफ फाउंडेशन के थ्रू उनके जो कोर्स स्टार्ट किया था, लेकिन मैंने कोर्स नहीं करे, मैंने खुद ही कंप्लीट किया। मैंने सिर्फ 3 लेक्चर उनके अटेंड किए थे, तो मैंने ये समझा कि मैं इसी पे खुद ही जो है ना काम कर सकता हूँ। मैंने उसे खुद ही स्टार्ट कर लिया था, मैंने आगे उनका कोर्स भी कंप्लीट किया। तो जो भी बंदा स्टार्ट करना चाह रहा है वो फ्रीली मुझे इनबॉक्स करके, मुझे मैसेज करके किसी भी तरीके की गाइडेंस चाहिए होगी, हेल्प चाहिए होगी, मैं हाजिर हूँ, हर वक्त हाजिर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अब भी मैं तकरीबन 25 से 30 लोगों को स्टार्ट करवा चुका हूँ। तो मुझे खुशी होती है कि वो आगे भी लोगों को स्टार्ट करवा रहे हैं और वो फ्रीलांसिंग पे उन्हें मतलब कि प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। और कुछ माशाल्लाह से मेरे जो जिनको मैंने स्टार्ट करवाया वो ऐसे हैं कि मुझसे भी अच्छा अर्न कर रहे हैं। मुझे इस चीज़ की खुशी होती है। कोई भी बंदा अगर फ्रीलांसिंग को स्टार्ट करना चाह रहा है, बेशक उसे जरा भी एक्सपीरियंस नहीं है, वो मुझे मतलब इनबॉक्स करे, मैं उसे हर तरह की गाइडेंस दूंगा। जैसी भी उसे गाइडेंस चाहिए होगी, मैं हर तरह की उसे बनाने में, उसे फर्स्ट ऑर्डर मतलब कैसे लेना है, कोशिश कैसे करनी है, हर चीज उसे सिखाऊंगा कि कैसे हम कामयाब हो सकते हैं। चलें, बड़ी अच्छी बेसिक बता दी। तो नाज़रीन, अगर आपने फ्रीलांसिंग से रिलेटेड कुछ सीखना है और स्टार्ट करना है तो आप जो है अहमद भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। अहमद भाई, आप क्योंकि फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं, टैक्स कंसल्टेंट हैं, तो पाकिस्तान के हवाले से जिस तरह नई नई पॉलिसीज और निकल रही हैं और हर इंडिविजुअल के लिए गवर्नमेंट ने रूल निकाल दिया है कि ऑन एनआईसी बेसिस पर ही जो है वो टैक्स पे कर सकते हैं। तो हम एज अ लेमैन और आम आदमी की तरह हम जो है इससे दूर ही रहते हैं कि हम क्या टैक्स के चक्करों में पड़े, इतना मुश्किल है, इतना गमगीर है और इतने मसले मसाइल है। सिंपल काम करते रहो, क्योंकि टैक्स हम गवर्नमेंट को क्यों दें। सबसे पहला सवाल यह था कि मैं इनकम कमा रहा हूँ तो गवर्नमेंट का क्या फायदा, गवर्नमेंट ने मुझे क्या दिया। तो मैं जो है सिर्फ इनकम गाऊँ अपने गाँव, लेकिन उसमें हमारे क्या नुकसान आते हैं और क्या फायदे हैं, इसके बारे में कुछ बताइएगा, ताकि लोगों को टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए जो है उन्हें थोड़ी सी मोटिवेशन मिले उन्हें। जी बिल्कुल। जैसे कि आपने कहा कि मैं गवर्नमेंट को क्यों दूं, ठीक है, आपकी बात ये भी ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट का काम होता है अगर टैक्स कलेक्ट करती है तो अवाम पे स्पेंडिंग करना। लेकिन आपने जैसा कि पाकिस्तान में देखा कि हमारी गवर्नमेंट नहीं स्पेंड करती अवाम पे। तो जैसा कि अभी सपोज आप पंजाब गवर्नमेंट को देख लें, उनका काम सिर्फ क्या है कि सड़कें बना दो, उनका मकसद मोटिव ये है कि सड़कें बना दी अगर आपने तो आपने पूरे कंट्री को डेवलप कर दिया। वो जो मेन चीजें हैं, स्टडी, हॉस्पिटल, उन पे फोकस नहीं करते। उनका सिर्फ एक ही टारगेट सेट है कि उन्होंने लाहौर को पेरिस बनाना है, सड़कें डेवलप करनी है, वही चीजें करनी है। बाकी आपकी बात ठीक है कि जो लेमैन होता है वो इस चीज से डरता है कि यार जब मैं मुझे गवर्नमेंट कोई बेनिफिट ही नहीं दे रही तो मैं क्यों टैक्स पे करूँ। हालांकि जो बाहर की कंट्रीज है, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अगर आप वहाँ पे टैक्स पे करते हैं तो आपको इतने बेनिफिट देते हैं, मतलब कि ओल्ड एज बेनिफिट्स हो गए, उसके अलावा आपके बच्चों की एजुकेशन हो गई, मेडिकल हो गया, तालीम हो गई, हर तरह के जो आपको वो बेनिफिट दे रहे हैं। ये हर गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो आपको जो है ना ये बेनिफिट दें। लेकिन बाई चांस हमारी गवर्नमेंट हमें ऐसी मिली है कि जो आज तक हमारे मतलब के कंट्री के साथ सिंसियर ही नहीं हो सकी। तो वो तो उनके फैक्टर है जो वो कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से वो रिस्ट्रिक्शन लगाते जा रहे हैं, कोविनेट्स लगाते जा रहे हैं हमारे ऊपर टैक्सेशन के, तो उसमें जो है मैं उन चीज़ों में मैं जो बाकी उन चीज़ों से डरता है कि यार मैं टैक्स फाइनल बनूंगा तो मेरे लिए पता नहीं क्या हो जाएगा, अगर नहीं बनता तो मैं बेनिफिट में हूँ। ये बात गलत है। टैक्स जो नॉन फाइनल है उसके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा जो है वो अच्छा खासा बिजनेस कर रहा है, उसकी अच्छी खासी अर्निंग है, अगर 10 साल बाद गवर्नमेंट 5 साल, सपोज कर ले 10 साल में ज़्यादा आगे नहीं जाते, 2 साल बाद गवर्नमेंट ने बिल्कुल कर दिया कि हर बंदा जो है टैक्स फाइनल बनेगा, अगर नहीं बनता तो टीम्स जाएंगे उसके ऊपर जो है ना उसके बिजनेस को जो है
टेक ओवर कर लेंगे या उसका बिजनेस सील कर देंगे, तो उसमें हमारे लिए मसला ये होगा कि हम टैक्स फाइलर नहीं है और वो हमें लॉस बेयर करना पड़ेगा, हैवी पेनल्टी पे करनी पड़ती है। अगर मैं एक टैक्स फाइलर बन गया हूँ ना, तो मैंने अपना बिजनेस, अगर मैं छोटा से छोटा बिजनेस भी कर रहा हूँ, मैं हर बिजनेस में जो है ना टैक्स पहले, सबसे पहले ऑलरेडी टैक्स पे कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक किराने की शॉप भी बनाई है ना, तो मैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे कर रहा हूँ, बिल में भी टैक्स पे कर रहा हूँ, मोबाइल यूज कर रहा हूँ उसमें भी टैक्स पे कर रहा हूँ, कोई भी ईच एंड एवरीथिंग जो मैं अपने बिजनेस में यूज कर रहा हूँ हर चीज में टैक्स पे कर रहा हूँ। तो अगर आप टैक्स फाइलर हैं तो जो आपने, आप जिस चीज में टैक्स पे कर सकते हैं वो आप टैक्स क्लेम कर सकते हैं। ठीक है। तो ऑब्वियसली जो पेमेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी करंट जो हमारी है कि जिस पर्सन की 4,80,000 से कम की इनकम हो, नेट इनकम जो है एक्सपेंसिव निकालने के बाद उसकी नेट इनकम हो गई, वो टैक्स फ्री है। फाइलर हूँ ना, इनकम 4,80,000 की कम है, तो मैं अगर टैक्स रिटर्न फाइल करता हूँ तो मुझे एक रुपया भी टैक्स नहीं पे करना पड़ता। लेकिन मैं गवर्नमेंट की नज़र में क्या, मेरी जितनी भी मेरे पास मनी, जितनी भी प्रॉपर्टी होगी या मेरे पास कोई गाड़ी है, जो भी चीज़ है, मेरी सारी लीगल होगी। ठीक है। इसके अलावा अगर आप टैक्स, तो आप कोई भी चीज परचेज करने जा रहे हैं, उसके ऊपर जो विथहोल्डिंग टैक्स होता है वो आपको तकरीबन 50% होता है। अगर वो एक नॉन फाइलर है उसके लिए वो तकरीबन, अगर कोई चीज वो 50,000 पे कर रहा है, तो एक फाइलर जो है वो 20,000 पे करेगा उस चीज का टैक्स जो है। तो इस तरह हम टैक्स को सेव कर सकते हैं। तो इसलिए मेरी तो यही जो बिजनेस है, मैं जिस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह आगे करने जा रहा हूँ कि हम छोटे छोटे बिजनेस को कवर करेंगे कि जो लोग टैक्स फाइलर बने और उसमें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट गेन करें। क्योंकि अगर नॉन फाइलर रहेंगे तो एट द एंड तो आपको एक ना एक दिन तो गवर्नमेंट ऐसी रिस्ट्रिक्शन लेके आ जानी है कि आपको हर हाल में जो है ना फाइलर बनना पड़ेगा। तो क्यों हम आज ही क्यों ना बन जाए। अगर आज ही मैं बन गया हूँ तो 10 साल बाद भी अगर मैं ऐसा ऐसा जो अपने एसेट शो करना करता रहता हूँ उसमें, मतलब कि उसमें जो है अपनी रिटर्न में, तो उससे मुझे कोई मैं 5 साल बाद एकदम जो शो कर दूं कि जो पहले मैंने शो, एकदम मैं इतने ऐसे शो कर दूं कि टैक्स इतना ज्यादा बना दे, तो फिर करेगा क्या करता है उसमें, फिर ऑडिट्स ओपन कर देता है, तो इंक्वायरी शुरू कर देता है कि ये आपके पास इतने एसेट्स कहाँ से आ गए। तो अगर मैं ऐसा ऐसा ही अपने उसी, जो मेरे पास जितने भी अभी एसेट्स स्टॉक, सपोज मेरे पास अभी भी जितने भी फर्स्ट टाइम अभी से करवा देता हूँ उससे रजिस्टर करवाता हूँ, मेरे पास टोटली वो वाइट हो जाएगी, है हालांकि हमारे पास है तो वो वाइट ही, हमने कौन सा वो इलीगल तरीके से जो मतलब कि जैसे हमारे पॉलिटिशियन है की तरह हमने इलीगल तरीके से कभी वो कमाई होती, हमारी वो लीगल मनी है। क्या हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी है, वो उसके लिए उसको प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। जो एक जैसे कि अभी आपने देखा, हालांकि सारी इलीगल मनी है, वो उसको जो है वो मैंने लास्ट ईयर वो किया था कि आप 1% दें, आपके पास जितने भी पैसे हैं 1% दें और आप अपनी जितनी भी मनी डिवाइड कर लें। तो इस तरह गवर्नमेंट ने किया था। इस तरह जो है हम अगर हम अपने बिजनेस में अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो मेरे ख्याल में तो इसका बेनिफिट है, क्योंकि हम फॉर एग्जाम्पल मैं अगर, जैसे मेरा अभी रिसेंटली हमारा जो है जो बिजनेस है वो बाइक ट्रेडिंग का बिजनेस है, बाइक होलसेलर। तो मंथली जो है ना हमारा जो सिर्फ होल्डिंग टैक्स जा रहा था ना बैंक की ट्रांजेक्शन पे, वो 25 to 30,000 जो हम पे कर रहे थे नॉन फाइलर होने के बाद में, जैसे हम वो फाइलर हुए हैं तो हमारा 25,000 को सेव होना शुरू हो गया। अब एट द ईयर जो है मैं अगर फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेशन करूँ, मैं 25,000 पर मंथ पे कर रहा हूँ, तो वो एक साल बाद जो है वो अगर उसे करूँ मैं, तो वो तकरीबन 4 लाख रुपए बन जाता है। ठीक है। अगर अब मैं वो तो 3 से 4 लाख अब मैं टोटल टैक्स नहीं बनता। जब मैं वो पहले 25,000 हर मंथ पे कर रहा था, साल बाद जब वो 4 लाख बना था, लेकिन अब मैं पूरे साल के बाद अगर मैं रिटर्न फाइल करता हूँ तो मेरा 1 लाख भी नहीं बना टैक्स वो जो है। तो इस तरह आप इस तरह से टैक्स, क्योंकि हर देख ले, हर बिजनेस, कोई भी बिजनेस बैंक के बगैर नहीं चलता। जिस पे भी बंदा बिजनेस कर रहा है उसकी बैंक की ट्रांजेक्शन कंपल्सरी है और हर बंदा उस पर टैक्स पे कर रहा है। इसलिए इन चीज़ों, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें टैक्स सेविंग की तरफ लेके आएंगी। एट द एंड जो हमने रिटर्न फाइल करनी होती है, तो उसमें हम अपने एक्सपेंसेस शो करके, हम अपनी को मतलब कि शो करके अपने एक्सपेंसेस, जो मतलब कि हम फैमिली एक्सपेंस कर रहे हैं, बच्चों के एक्सपेंस कर रहे हैं, एजुकेशन पे या जो भी हम एक्सपेंस कर रहे हैं, हम उसको प्रॉपर तरीके से चैनलाइज करके हमें जो टैक्स पे करना पड़ता है वो एक नॉर्मल अमाउंट, वो हमारे लिए इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन उसके रास्ते में जो हम टैक्स सेव कर रहे होते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा होता है। ये चीज़ें पड़ती है। सही है, आपने काफी सारी चीजें बड़ी तफसील में बता दी। अच्छा, आप आपके प्रोफेशन से रिलेटेड एक चीज में मालूम करना चाहता हूँ कि मुझे ये बताइए कि जिस तरह से अगर कोई जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी लाइफ में एजुकेशन हासिल कर रहे होते हैं, मैट्रिक, इंटर, देन ग्रेजुएशन, फिर मास्टर्स की तरफ जाते हैं, तो अगर कोई फाइनेंस की फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है तो हमारे पास मुख्तलिफ डिग्रीज हैं, सर्टिफिकेशंस हैं,
फाइनेंशियल रिलेटेड, तो आप उसको किस तरह से उसको डिफाइन करते हैं, विच वन इज द गुड वन और उसकी मार्केट में स्कोप है और अच्छे तरीके से उसको आगे प्रोफेशन में उसको फायदा मिल सकता है, लाइक एमबीए फाइनेंस है और एसीसीए, सीए, आईसीएम है और इसी तरह और मुख्तलिफ सर्टिफिकेशंस है। इसमें आप क्या रिकमेंड करते हैं कि अगर कोई इस तरफ जाना चाहता है तो वो कहाँ जाए, क्या करे? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि अब आज के दौर में करनी पड़ती है कि मैं कौन सी से मुझे एट द एंड जो है रिटर्न अच्छा मिलेगा। तो हर बंदे का ये फोकस ये होता है कि स्टडी जो है मैंने करनी है और उसके बाद जॉब लेनी है। ठीक है, क्योंकि हमारा यही सिनेरियो है। तो इसमें ये होता है कि आपको सबसे पहले तो आपको अपना इंटरेस्ट देखना होता है कि आप किस मतलब के क्या, सबसे पहले तो आप इंटरेस्ट किस चीज में है। अगर आपका अकाउंटिंग में इंटरेस्ट है तो आप बीकॉम कर लें, एमकॉम कर लें। लेकिन आज के दौर में जो जॉब के लिए जो जरूरी है, आपके पास ऐसी कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जिसकी वजह से आप अपने आप को शो कर सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल एमबीए में जाता हूँ, अगर एमबीए मार्केटिंग कर लेता हूँ ना मैं, तो मैं अपने आप को सेल कर सकता हूँ। ठीक है, मैं कहीं भी जाऊंगा तो मैं अपने आप को सेल करूंगा। अगर मेरे पास जीरो कुछ कुछ जीरो भी चीज भी है ना, मैं उसको सेल कर सकता हूँ। अगर मैं फाइनेंस में जाऊंगा तो फाइनेंस में से जो फाइनेंस की फील्ड है ना, उसमें हर बंदे को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। फाइनेंस की एक ऐसी फील्ड है, अगर एक बंदा अगर जॉब पे फाइनेंस की आ गया ना, तो वो कभी भी रिजाइन नहीं करता। वो बहुत कम जो स्टाफ टर्नओवर होता है ना, वो मतलब स्टाफ वो उसको जो स्टाफ रिजाइन करते जाते हैं, वो बहुत कम होता है, खास तौर पे अकाउंट्स और फाइनेंस की जो जॉब होती है। तो आज के दौर में मतलब कि पाकिस्तान, खासकर अगर पाकिस्तान के हम तनासब को देखो, तो मैं तो सीरियसली पूछे तो मैं अब फाइनेंस की तरफ लोगों को आने को प्रेफर नहीं करता कि फाइनेंस की तरफ। जैसे कि एमबीए की अब पाकिस्तान में कोई वर्थ नहीं है, एमबीए फाइनेंस की कोई वर्थ नहीं है। अगर एक एमबीए फाइनेंस आ गया, पीसीसी आ गया या बीकॉम आ गया, तो जॉब आती है ना, तो के लिए पैकेज सेम डिसाइड हुआ होता है कि यार अगर एसीसी आया है ना, एसीसी के लिए भी वैकेंसी उसमें लिखा होता है 15,000 रुपए पैकेज। बीकॉम लिखा हुआ है तो उसके लिए भी लिखा हुआ 15,000। और एमबीए लिखा हुआ तो उसके लिए 15,000 पैकेज लिखा हुआ है। यार कितनी ज्यादती है। लेकिन एक बंदे ने इतनी इन्वेस्टमेंट की, इतना टाइम आपने लगाया उसकी क्वालिफिकेशन पे, और उसके बाद भी अगर आप उसको इतना कम पैकेज ऑफर कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में तो ज्यादती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं कि अगर आप स्टडी के हवाले से देखते हैं कौन सी जो हमारे लिए बेस्ट रहेगी, तो देखिए, अगर पाकिस्तान में आपने रहना है तो प्रेफर मैं करूंगा हमेशा कि जो हमारे कंट्री की जो क्वालिफिकेशन है उसको हासिल करें। जैसे कि पाकिस्तान में सीए है, आईसीएम है, अब वो हासिल करें। फिर इससे क्या, इससे पे रिसेंटली इन्होंने जितने बैन्स लगाए हुए थे, तो इसकी वजह से इसी की मार्केट वैल्यू पाकिस्तान में बहुत ज्यादा डाउन हो गई थी। अभी रिसेंटली वो बैन तो उठ गया है, तो लेकिन जो वर्थ थी पहले, वो नहीं रह चुकी। फॉरेन क्वालिफिकेशन आप हासिल करते हैं, नो बहुत ही नॉलेज के हिसाब से बहुत आगे है। जो चीजें इसमें सिखा दी जाती हैं वो हम सीए में सीखते हैं ना, एमबीए में सीख सकते हैं ना, किसी और फील्ड में सीख सकते हैं, क्योंकि वो हमें पूरी दुनिया का जो सिनेरियो हमारे सामने रख देगा, हमने इस चीज पे इम्प्लीमेंट करके हमें दिखाना है, वो चीजें हम सीख रहे होते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान का सिनेरियो देखें, तो पाकिस्तान के सिनेरियो से मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप फॉरेन क्वालिफिकेशन हासिल करके सिर्फ पाकिस्तान में बैठ के फिर जॉब करें। क्योंकि अगर फॉरेन फॉरेन क्वालिफिकेशन हासिल किया तो जैसे एसीसी है, उसका पाकिस्तान में स्कोप नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में स्कोप है उसका। अगर आपने एसीसी किया हुआ तो आपको फिर बाहर जाना पड़ेगा जॉब के लिए, तो आप फिर बाहर जाके जॉब करेंगे। अगर आपने पाकिस्तान में जॉब करनी है तो फिर आप सीए करें। जैसे कि मैंने अभी एसीसी किया हुआ है, लेकिन मैं अपनी ऑडिट फर्म नहीं बना सकता, जिसकी वजह से मैंने अभी सीए भी कर रहा हूँ, अब सीए का स्टूडेंट हूँ। मैंने अगर पाकिस्तान में रहना है तो मेरे पास ये होना चाहिए। नो डाउट मैं इसलिए कि बेच के अल्हम्दुलिल्लाह इस लेवल पे हूँ कि मैं बिल्कुल जो है सेटिस्फाइंग हूँ अपनी लाइफ से, जो अच्छी तरीके से मैं अपने आप को मैनेज कर सकता हूँ। मुझे जरूरत नहीं है कि मतलब कि मैं वो जाऊँ, लेकिन मेरा जो टारगेट है कि मैं अब अभी कंसल्टेंसी फर्म तो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ इंशाल्लाह इन फ्यूचर जो मैंने अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनानी है, तो उसके लिए मुझे सीए करना पड़ेगा, मैं करूंगा। तो इसलिए फोकस ये होना चाहिए कि आप स्टडी वो हासिल करें जो आपकी कंट्री के जो वेरीफाइड मतलब कि अपने वो रिकॉग्नाइज करते हो। तो हर जगह पे वो जो रिकॉग्नाइज है, इवन कि इसी से भी रिकॉग्नाइज है पाकिस्तान में। हर तरह की कंपनी कंपनी जो अब कंपनी से फोकस करती है, इसी को बहुत सारी कंपनी हायर कर रही है। तो अब लेकिन पैकेज जॉब के वाले से जो पैकेज है फाइनेंस का, वो बहुत ही कम पैकेज है। कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो अच्छा पैकेज ऑफर कर रही होती है, लेकिन ज्यादातर जो कंपनीज होती हैं वो कम ही जो है वो कर रही है। तो दूसरा जो जॉब स्टडी लोगों ने जो माइंडसेट बनाया हुआ है ना, हमारा सिर्फ माइंडसेट होता है कि स्टडी करके मैं जॉब नहीं करनी है। जैसे फैमिली में पीछे होता है ना कि यार स्टडी ऐसे कर रहा है, अब इसे नौकरी क्या करनी है। नौकरी का मतलब कि आप नौकर बन रहे हो किसी के भी। अगर आपने हाईली क्वालिफाइड हो गया एक नौकर, चलिए मैंने वो भी नौकर, अगर कोई किसी के साथ जॉब कर रहा है तो वो भी नौकर है।
अगर आप किसी के साथ जॉब कर रहे हैं तो आप भी नौकर होंगे उसके, और आप उसके बाउंड हैं। और आपने अगर कहीं भी जाना है उससे पहले सफर से पहले छुट्टी लेनी पड़ेगी, वो आपको उधर बनाने पड़ेंगे, फिर आपको छुट्टी मिलेगी। ये अगर आप कोई हासिल करें, अगर आप बिजनेस, छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर लें, पता क्या है, हम इन्वेस्टमेंट करिए मैंने, तो अगर आप, मैं कहूंगा ना यार, मैं अगर कुछ छोटा सा कारोबार कर रहा हूँ, मैं सोचूंगा यार लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बातें करेंगे, यार लोगों को मैंने क्या करना है। ऐसे होता है कि नहीं होता? किसी तरह सही। हमारे मतलब चल रहे हैं, क्या क्या कहेंगे रिश्तेदार, क्या कहेंगे रिश्तेदार, बातें करनी बंद कर दे यार, गोली मारो उनको, आपने अपनी जिंदगी गुजारनी है, रिश्तेदारों की गुजारनी है। अगर आप जॉब पे लग गए हो, आपने 15,000 20,000 कमा रहे हो महीने का, उसमें से अपने एक्सपेंसेस भी निकालने हैं। अगर आप वही एक छोटे सा बिजनेस भी स्टार्ट कर लेना, मैं कहता हूँ आप उससे ज्यादा कमा सकते हैं। मैं अभी रिसेंटली, जैसे मैं काफी ज्यादा बिजनेस पे मैंने काफी ज्यादा रिसर्च करता रहता हूँ, मैं सपोज एक कहता हूँ यार, शवारमे का आप एक रेडी भी लगा लेना, उसमें आप उससे जॉब वाले से ज्यादा कमा के आते हैं। तो इसलिए जो है ना, स्टडी पे फोकस करें, लेकिन स्टडी के बाद अपनी जिंदगी का फोकस सिर्फ ये ना बनाए कि आपने बिजनेस जॉब ही करनी है या बिजनेस करो, नहीं, आपका इन्वेस्ट, आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है, छोटी सी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर लो। लोग कहते हैं कि यार मेरे पास, कैसे मैं बिजनेस करूं, मेरे पास 10-15 लाख रुपया नहीं है। हम लोगों ने यही समझा हुआ है कि बिजनेस जो है वो बड़ी अमाउंट से होता है, लेकिन आज के दौर में बिजनेस बड़ी अमाउंट से नहीं होता, बिजनेस जो है दिमाग से होता है, और आपके पास अगर आइडिया है तो उससे बिजनेस आप कर सकते हैं। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन आपने आपने देखा होगा, बहुत सारे शॉपिंग स्टोर बने हुए हैं। आप घर बैठ के अमेजोन पे चीजें सेल कर सकते हैं। उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। अमेजोन पे आप अपने आइडियाज सेल कर सकते हैं, कोई भी चीज जो आपका अब आईटी का दौर है, आप कोई, अगर आपके पास कोई भी नॉलेज है, यहाँ बैठ के आप सेल कर सकते हैं। अगर फाइनेंस की फील्ड में है तो फाइनेंस की फील्ड में फ्रीलांसिंग में आपके पास इतना स्कोप है कि आपको जॉब करने की जरूरत ही नहीं है। तो क्योंकि मैंने देखा है कि क्या है कि बाहर के जो लोग हैं वो प्रेफर करते हैं फ्रीलांसिंग से ही जो है ना स्टाफ हायर करने, क्योंकि वहां पे उन्हें कॉस्ट ज्यादा बिल करनी पड़ती है, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन ज्यादा होते हैं, गवर्नमेंट की जो है ना रिस्ट्रिक्शन ज्यादा होती है। एक एम्प्लॉय अगर आपने हायर किया तो उसके लिए आपको बेनिफिट ज्यादा देने पड़ते हैं। तो वो क्या करते हैं, पाकिस्तान जो मतलब कि फ्रीलांसर को हायर कर लेते हैं, हमारे लिए आपको हमें बहुत ज्यादा अच्छा पे कर रहे हैं, लेकिन उनके हिसाब से वो उनके लिए कुछ भी नहीं होता। यार जॉब की बजाय इस चीज करो, कोई भी ऐसी स्टडी कोई भी हासिल करो, लेकिन ऐसे हासिल करो, जो भी स्टडी हासिल किया वो उसमें परफेक्ट हो गया। अगर आपने वो जो भी किया ना, तो उस पर परफेक्ट होना है कि मैंने यार, अगर मैं फाइनेंस का बंदा हूं तो मुझे फाइनेंस में परफेक्ट होना चाहिए। ये नहीं कि अगर मैं फाइनेंस में अगर कोई काम करूँ फिर मुझे उसमें मसला आ रही है कि यार मैं ये कर ही नहीं सकता। ठीक है, स्टार्ट स्टार्ट होता है, लेकिन क्या साथ साथ लर्निंग अपनी जारी रखो। इंटरनेट का दौर है, आप इंटरनेट पे हर चीज जो है वो हासिल कर सकते हो। जैसे मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की, क्वालिफिकेशन थी, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी था, लेकिन जो फ्रीलांसिंग पे जो डिफरेंट फील्ड का वो कहीं भी नहीं था। क्या करता था मैं, अगर एक प्रोजेक्ट मिल गया ना, मुझे लगा ना यार मैं थोड़ा सा इसमें वो हूँ, वो कमजोर हूँ, मैंने अगर क्लाइंट को कहता मैंने किया नहीं है, लेकिन मैं श्योर हूँ कि मैं अगर ट्राई करूंगा तो मैं कर सकता हूँ, तो क्लाइंट क्या कहता है, ठीक है आप ट्राई कर लो। क्या होता है, इंटरनेट साथ ओपन करो, हर तरह की गाइडेंस है, उसके स्टेप्स को फॉलो करो, अपने इम्प्लीमेंट करो, काम करके दे दो। इस तरह आप अपनी स्टडी कोई भी हासिल करें, आप किसी भी कोई भी स्टडी आज के दौर में, मैं कहता हूँ कोई भी स्टडी हो वो कोई बंदा मार नहीं खा सकता। आईटी में चले जाए, किसी भी फील्ड में चले जाए, फील्ड में आपको काम मिल जाता है। फोकस जॉब नहीं करना, जब आपने फोकस जॉब करें तो नौकरी आ जाएगी। जैसा कि लोग फोकस करते हैं मेरी सरकारी जॉब हो जाए, सरकारी नौकरी हो गई, मौजा हो गई है साड़ियाँ, तो मौजा क्यों नहीं? जब तक जिंदगी रोक गई, एक जगह भी आप स्टेबल हो गए, लेकिन अगर जिसकी सरकारी नौकरी होगी वो बंदा कभी भी आगे मूव करने का नहीं सोचेगा। वो नहीं सोचेगा पूरी जिंदगी कि की यार जो मैं, है। हाँ जी, वो कहेगा कि वो पता क्या लोगों का माइंडसेट क्या होता है, मुझे भी मेरी फैमिली में से दूसरे लोगों ने मुझे कहा है, यार तुम इतना पढ़ लिया, तुम जॉब क्यों नहीं करते, नौकरी कर लो, सरकारी नौकरी नहीं मिलती तुम्हें? मैंने कहा मिलती है मुझे, इवन के बिलीव करें मुझे पैप्सी से परमानेंट ऑफर, मैंने नहीं की, तो जॉब नहीं करनी। तो वो कहते हैं कि नौकरी के बाद आपको 25 साल के बाद आपको पेंशन मिलेगी, वो किस जगह पे आपको सरकारी प्राइवेट नौकरी में मिलती है पेंशन। लोग मतलब कि लोगों का माइंडसेट बना होगा यार पेंशन मिलेगी, सारी जिंदगी बन जाएगी, बच्चों की जिंदगी बन जाएगी। यार कैसी जिंदगी बनेगी अगर आप एक ही जगह पे रूट पे, जब जिंदगी में खराब हो जाता है ना, फिर वो जिंदगी जो है ना वो पता नहीं लगता। कहाँ वो करें कि जिसमें आपको, जिसमें नई जिद्दत आती है, वो जो नई से नई चीजें होंगी तो आप मतलब मुताबिक रहेंगे, नहीं तो आप फिर मशीन ही बन जाएंगे। तो इसलिए हमने जो है ना मशीन ही बनना, काम करना है जिसमें हमें मजा भी है काम करने का। बेसिक मकसद तो पैसा कमाना होता है, लेकिन पैसे के साथ अगर काम करने में मजा भी आए ना, तो फिर वो जिंदगी फिर सुकून में रहती है।
सिर्फ काम मकसद ही सिर्फ ये हो गया कि हमने वो काम ही ऐसा कर लिया, जॉब कर ली है। जॉब में आप जो मर्जी हो जाए, आप बारिश हो रही है जो मर्जी हो जाए, आपने जाना है। अगर आप बीमार भी हैं तो फिर भी आपने अपनी फॉरन है, तो इसमें फोकस यही करना है कि बिजनेस की तरफ आए, जॉब की तरफ नहीं जाना। ठीक हो गया फिर ऐसा। अच्छा, कुछ कंफ्यूजन है जो अक्सर लोगों के पास होती है, खासतौर पर अगर वो जॉब कर रहे हैं और बिजनेस के बारे में सोचें करने के लिए। वो कंफ्यूजन और मसला ये होता है कि हम जॉब कर रहे हैं, ठीक है, छुट्टी जो है वो बॉस की मर्जी से होगी, सही है। अब हम अगर अपना बिजनेस कर रहे हैं तो हम्म, हम अपने बॉस खुद ही बन गए और अपने ही नौकर खुद बन गए। अब प्रॉब्लम ये है कि वहां हाँ तो हम बहाने करके ड्रामेबाजी करके बीमार होकर छुट्टी ले लेंगे, बॉस के गए मैं क्या करूं मजबूरी है, ठीक है। अब जब आप अपने बॉस खुद ही बन गए हो और अपने आप से अपने रिक्वेस्ट करनी है, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है ये रिक्वेस्ट देना कि आई एम सिक, मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे घूमने जाना है, आज ईद है या इतवार का दिन है। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है अपने आप से, जब आप खुद बॉस बन जाते हैं तो अपने आप से परमिशन लेना बड़ा मुश्किल होता है। तो फिर हम तो और ज्यादा बाउंड हो गए, फिर इसमें हमें आजादी कहाँ मिली, हम तो कह दोगे एक तरह से। नहीं, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ये बात आपकी बिल्कुल बिल्कुल ठीक अप्लाई होती है। लेकिन उसमें ये होता है कि यार हम बिजनेस कर रहे हैं ना, तो उसको भी मैं सबसे पहले टाइम के वाले से उसको करूंगा। हालांकि बिजनेस में टाइम ज्यादा देना पड़ता है, लेकिन ये होता है कि मैं अपनी आजादी से जाता हूँ। मैं सुबह एग्जैक्ट 7 बजे घर से नहीं निकलता कि मैंने 7 बजे जाकर यार पहुंच जाना है। जैसे कि जॉब में होता है कि आपने एग्जैक्ट 9 बजे पहुंचा, कि 9 बजे से 5 मिनट लेट हुआ तो आपकी सैलरी कट जाएगी, ठीक है, या आपको कोई पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। बिजनेस में होता है थोड़ा सा आप रिलैक्स होकर चले जाते हैं। आप बिजनेस जो होता है आपके घर के करीब होता है, आप घर के पास रह काम कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी आप ऐसा बिजनेस शुरू करना है जो आपके घर के नजदीक हो, ठीक है। दूसरा जो चीजें होती हैं कि आप कहते हैं कि छुट्टी लेने का, वो वाकई आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो बंदा बिजनेस में आ गया उसको भी छुट्टी नहीं मिलती, लेकिन वो स्टार्टअप प्रोसेस में होता है। अगर आप बिजनेस को 3 से 4 साल प्रॉपरली मैनेज कर लें और सही तरीके से ऐसा मैनेज करें कि बिजनेस कोई भी हो, मानता हूँ मैं कि बिजनेस में मुश्किल आती है, कोई भी बिजनेस हो, बेशक आप एक किराने की दुकान भी बना रहे हैं, तो उसको आप ऐसा मैनेज कर लें, अगर आपको 10 दिन की छुट्टी पे भी जाना पड़े तो आपका बिजनेस अच्छे से डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि आजकल के दौर में तो इतने सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आ गए, आप बिजनेस को कहीं भी जाके बैठ के मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको इस तरीके से मैनेज करना हमें चाहिए। लेकिन अगर मैं यही उधर लगा के बैठा रहा हूँ कि मैं यार अगर जॉब कर रहा हूँ तो मैं चलो कभी ना कभी छुट्टी मिल जाती है, मुझे संडे की छुट्टी होती है, तो बिजनेस में भी एक छुट्टी कर लो, एक दिन बंद कर दो बिजनेस, ठीक है। आप वो जो कोई भी दिन डिसाइड करो, आपको दिन छोड़ करता है उस दिन पर डिसाइड कर लो यार मैंने उस पे जाना है, उस दिन की छुट्टी करनी है। तो ये चीजें जो है वक्त के साथ साथ, तो मैंने अभी स्टार्टअप प्रोसेस में जो है चीजें बहुत मुश्किल होती है कि छुट्टी करनी है आपने, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन वक्त के साथ साथ ये चीजें मैनेज हो जाती हैं। और लेकिन मैंने कुछ ऐसे दोस्त देखे हुए हैं जो क्या करते हैं कि साल भर बिजनेस करते हैं, वो साल के एंड पे जो है वो 15 दिन 20 दिन छुट्टी के और साथ फैमिली के साथ कहीं और भी निकल गए। तो अब जॉब में तो हम ऐसा नहीं कर सकते। जॉब में तो हमें पहले सबसे पहले बजट बनाना पड़ता है कि यार अब मेरी सैलरी जो है ना 25,000 है, एडवांस में। अगर 25,000, हाँ जी, अगर 25,000 में से अगर मेरा मंथ में एक भी एक्सपेंस ऐसा निकला है कि नॉन अकरिंग हो, जो एक्सपेंस हो ना, जो मैं पहले कभी भी नहीं हुआ, फॉर एग्जाम्पल गाड़ी खराब हो गई है, वो अगर एक एक्सपेंस एक्स्ट्रा निकला है तो मेरा सारा बजट खराब हो जाए। बिजनेस में जो है ना, बिजनेस जो है, फिर आपके पास अगर कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस निकला है तो बिजनेस में इतनी पावर होती है कि अगर आप उससे थोड़े से पैसे निकाल कर उस बिजनेस एक्स्ट्रा एक्सपेंस को भी जो मैं निकाल कर लेंगे ना पूरा, तो बिजनेस में फर्क नहीं आता, ठीक है। तो जैसा कि फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं आज के दौर में अगर जॉब कर रहे हैं तो आप सोच नहीं सकते आप घर बनाना कितना मुश्किल है। मैं फॉर एग्जाम्पल 50,000 1 लाख सैलरी ले रहा हूँ, तो अगर 1 लाख सैलरी लेके मैंने लाहौर में घर बनाना तो मुझे कितने साल उसके लिए सोचना पड़ेगा, खुद बताएं आप। तो वही अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो बिजनेस जो है मल्टीप्लिकेशन होती है। बिजनेस जो भी कर रहे हैं वो जो है साल 2 साल आपको लगेगा कि जो है ना बहुत कम आप उसमें पैसा कमा रहे हैं, आपको लगता है बाद का यही होता है कि आप ब्रेक इवन भी चल रहे हैं, लेकिन वो बिजनेस आपके आपके एक्सपेंसेस पूरे कर रहा था, लेकिन वक्त के साथ साथ वो इतना स्टेबल हो चुका था कि आप उस बिजनेस से कोई भी चीज बना सकते हैं। आप जब मैनेज करें जितना पैसे आपको चाहिए आप उस बिजनेस से निकाल सकते हैं। मैं मैं अपनी फैमिली का एग्जाम्पल देता हूँ कि हम स्टार्ट में जो है ना, मतलब कि हमारे साथ सऊदी अरब थे, तो वो उसमें ये होता था कि पैसे भी पूरे होते थे। फिर आगे यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट पार्टनरशिप पे बिजनेस था, कोई 6 7 साल पार्टनरशिप पे बिजनेस किया है। पार्टनरशिप बिजनेस का ये प्रॉब्लम होता है कि अगर आपने एक चीज आपने करनी है तो दूसरा पार्टनर से पहले परमिशन लेनी पड़ती है, फिर जाके बिजनेस जो है ना वो आप करना पड़ेगा, फिर आप अपने लिए कुछ चीज कर सकते हैं। तो अभी रिसेंटली 2013 में मैंने इसी क्वालिफाई करने के बाद मैं वापस चला गया। मैंने अपना शोरूम जो है वहाँ पे, पहले बेसिकली बाइक्स का शोरूम है हमारा जो है, तो पहले एक शोरूम सही। था,
उसके साथ ही मैंने दूसरी बिल्डिंग खुद मैंने अपने हाथों से कंस्ट्रक्ट की। इवन कि मैंने मुझसे काम पे काम भी किया खुद, मुझे शर्म नहीं फील की कि यार मैं, लोग क्या कहेंगे, काम किया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब 2 शोरूम है। अब मतलब कि जो हम देखता हूँ कि जो हम 2007 में थे, अब उससे कई गुना ज़्यादा आगे हैं। मतलब कि जॉब अगर हम जॉब कर रहे होते हैं या कोई भी बिज़नेस में कर रहे होते हैं, तो नहीं वो कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अपना बहुत अच्छा घर बना हुआ है, शोरूम की बिल्डिंग अपनी है। अच्छी मतलब अच्छी तरीके से मैनेज हो रही है। वालिद साहब के पास अपनी गाड़ी, मेरे पास अपनी गाड़ी है। ऐसे मैनेज हो रही है। अगर मैं वही जॉब कर रहा हूँ, अगर मुझे एक चीज़ लेनी पड़े तो मुझे उसके लिए 100 बार सोचना पड़ेगा, यार मैं ये बिज़नेस करूँ या ना करूँ। तो इसलिए हमें बेशक प्रॉब्लम है, टाइम ज़्यादा देना पड़ता है। ऐसा-ऐसा वक़्त के साथ-साथ हर चीज़ मैनेज हो जाती है। बिज़नेस में फिर बाद में जब एक आपका बिज़नेस स्टेबल हो गया, उसमें अगर आप महीना भी अगर नहीं जाएँगे ना, तो बिज़नेस वहीं का वहीं रहेगा। और अगर और जॉब और बिज़नेस में सबसे मेन फैक्टर क्या होता है, अगर जॉब कर रहे हैं, तो अगर खुदा ना खास्ता जॉब 10 साल बाद आपको अगर वहाँ से निकाल दिया जॉब से, या आपने खुद रिज़ाइन कर लिया, या इन फैक्टर क्योंकि ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, डेथ हो गई है बंदे की, तो आपकी फैमिली के पास क्या बचता है? बिज़नेस है। बिज़नेस अगर आपने बिज़नेस स्टेबल किया हुआ है, अगर आप बीमार हो गए हैं, डेथ हो गई है, कोई भी मसला आया है, फैमिली के पास, फैमिली में बच्चे होंगे, भाई होगा, कोई भी आपका बंदा जो है बिज़नेस उसको मैनेज कर सकते हैं। मतलब आपकी फैमिली के पास कुछ ना कुछ तो बचता है कि वो आपके पास जो है ना वो करने के लिए। तो इसलिए फ़ोकस हमें यही रखना चाहिए कि बिज़नेस छोटा-सा कर लें यार, ना बड़े बिज़नेस करते हैं। जैसे मैंने पहले शॉर्ट में एग्ज़ाम्पल दे दिया, यार उस बिज़नेस से स्टार्ट करो, कोई बुरी बात नहीं। मैंने खुद अभी आइडिया बनाया हुआ है कि मैं 1-2 पॉइंट बना के यहाँ किसी को भी वहाँ पे खड़ा कर दूँ। तो बिज़नेस छोटा करो, बड़ा करो, बिज़नेस बिज़नेस ही होता है। ठीक है? उससे छोटा बिज़नेस करने से कोई छोटा बंदा नहीं हो जाता। हालाँकि ये फ्रूट वाले मैं देखता हूँ, ये फ्रूट ये रेडी वाले जो है, मैं हर चीज़ को जज करता हूँ। मैं एक तंदूर वाले को भी जज करता हूँ कि यार वो हमसे ज़्यादा बना के जा रहा है, बिलीव करें। मैं लाहौर में एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक चाय वाला है, फैसल टाउन कोठा पिंडा सेंटर फ्लैट्स, सबने लाहौर में जितने भी लोग रहते हैं वो सब जानते होंगे सेंटर फ्लैट्स को। वहाँ पे एक चाय वाला है, भट्टी टी स्टॉल, ठीक है? 2008 से उसने वहाँ पे पॉइंट बनाया। वो पॉइंट क्या है जी, उसने बाहर एक हटा लगाया हुआ, सड़क पे फुटपाथ पे चेयर्स लगाता था। अब दिन के 24 घंटे जहाँ हम जिस टाइम पर भी चले जाए, उसके पास 40-50 बंदे चाय के लिए बैठे होते हैं। और मैंने जो आइडिया लगाया है वो कमर का पता है, दिन में जो है ना 2000 चाय रोज सेल करता है। हर एक बंदा 2000 चाय सेल करता है। उसकी मैक्सिमम जो कॉस्ट आती है वो एक कप पे 10 रुपए कॉस्ट आती है। लेबर भी डालेंगे तो उसमें 10 से 12 बंदे भी रखे हुए, लड़के रखे हुए हैं। 15 रुपए अगर एक चाय के पीछे वो बचा रहा है, 2000 चाय अगर वो सेल कर रहा है, तो रोज के आप एस्टिमेट लगा लें वो कितने पैसे बना रहा है। बिजनेस देखे ना, हम लोग कह रहे हैं यार वो चाय वाला चाय बेचता है, यार उसका देखो वो बिजनेस कितना करके जा रहा है। सही बात है। ये चीजें तो हमें देखनी है। आपने बड़ी अच्छी एक्सप्लेन करी। तो भाई अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अगर बिजनेस करेंगे तो एक जगह फंस जाएंगे, कुछ नहीं कर सकेंगे, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन वो बिल्कुल 1 या 2 साल होंगे जब आपका बिजनेस स्टार्ट होगा। और लेकिन अगर आप जॉब कर रहे होंगे तो ताउम्र जब तक आप जॉब करते रहेंगे वो आपकी सेटिंग जो है हमेशा बॉन्ड ही रहेगी। लेकिन अगर आप बिजनेस करेंगे तो आप 1-2 साल में हर चीज मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, आप जो है बिल्कुल। अहमद साहब जो है बिजनेस स्टार्टअप ट्रेनर भी हैं। तो हम इससे एक फाइनेंस से हवाले से बिजनेस के बारे में मालूम करना चाहेंगे कि कोई जिस तरह अभी न्यू स्टूडेंट है, उसने आईसीए में किया है या एसीसीए किया है, एक तो ये चीज बताएं कि ये अगर बिल्कुल मार्केट में है और इनके पास अभी जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, इन्होंने कभी काम नहीं किया, तो ये अपना बिजनेस किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा, जिस तरह से एमबीए फाइनेंस के बारे में मैंने जिक्र किया कि ये बहुत से लोग जो है वो एमबीए की तरफ चले आते हैं, एमबीए फाइनेंस की तरफ, एमबीए फाइनेंस कर लेते हैं। फिर उसके बाद अगर वो अपना बिजनेस करना चाहें तो वो किस तरह से कर सकते हैं, या उनको पहले सर्टिफिकेशन हासिल करनी होगी। तो ये कंबाइन करके इसका जरा एक्सप्लेन कर दें। देखिए ना, सबसे पहले तो बात आपको ये है, कोई भी काम करने के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए। बेशक आप बिजनेस कर रहे हैं या आपने बिजनेस करना है या जॉब करनी है। जॉब भी करनी है तो आपको सबसे पहले जॉब की कोई ऑप्शन आती है ना, उसमें लिखा होता है कि एज हो 24 साल, क्वालिफिकेशन एमबीए और एक्सपीरियंस हो 5 साल का। यार ये 3 चीजें कहाँ मिलेंगी आपको इकट्ठी? किधर आया? हर जॉब के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है और हर एक्सपीरियंस के लिए जॉब रिक्वायर्ड होती है। मतलब कि पहले जॉब होगी तो एक्सपीरियंस होगा, लेकिन क्या होता है कि पहले वो लिखित में मेंशन भी होगा कि एक्सपीरियंस बंदा हो, लेकिन जब पहले जॉब होगी तो फिर एक्सपीरियंस आएगा उसके बाद। तो बिजनेस के लिए भी आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है।
बेशक एसी चाहिए है, चाहिए है, पहले सबसे पहले तो वो जो भी बंदा है वो सबसे पहले अपना माइंडसेट एक बनाए कि उसने बिजनेस क्या करना है। जिस बिजनेस से लगे ना, सबसे पहले काफी सारे बिजनेस देखे, उनसे आइडिया ले कि यार मैं कौन सा बिजनेस इजीली मैनेज कर सकता हूँ। गवर्नमेंट गारमेंट शॉप बनानी है, मैंने मैंने कोई किराने की शॉप बनानी है, मैंने जनरल स्टोर बनाना है, या मैंने कोई शोरूम बनाना है, या कोई भी चीज की चाहे कोई भी कंसल्टेंसी फर्म बनानी है। सबसे पहले इस बिजनेस को समझने के लिए क्या है कि वो थोड़ा सा, मैं कहता हूँ, अगर सपोज मैं एक मिसाल लेता हूँ कि मैंने जो है स्पेयर पार्ट्स की शॉप बनानी है। स्पेयर पार्ट्स में भी इतनी बेशबा हजार आइटम है। बेशक मैं एमबीए फाइनेंस हूँ, लेकिन मुझे उन चीजों का नहीं पता होगा। तो मैं सबसे पहले मेरा काम क्या होगा, मैं कुछ अरसे के लिए उस जगह पे जाके खड़ा हो जाऊँ। मैं अपने आप को भूल जाऊँ कि मैंने एमबीए किया होगा। मैं वो एक ओसी जो लड़का वहां पे काम कर रहा है उसकी तरह जाके सबसे वहां बड़ा पे खड़े हो मुश्किल जाऊँ काम। 2-3 दिन। मुश्किल होगा सर, अगर आपने स्टेप पढ़ा है तो आपको ये मुश्किल काम करना पड़ेगा। उससे वो यार ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन ना मैं अब वो करने जा रहा हूँ। मुझे एटम का नहीं पता, उसमें इतने वो नट पेच होते हैं, इतने इतने वो चीजें हैं कि मैं उन चीजों का नहीं पता होगा मैं कैसे अपने बिजनेस को लेकर चलूंगा। तो सबसे पहले जरूरी है कि मैं अगर फॉरन में एक बिजनेस स्टार्ट करूँ, 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए इसमें मुझे खड़े हो जाए वहां पे जाकर, मुझे जरा अंडरस्टैंडिंग हो जाए। जब आपको एक चीज बार अंडरस्टैंडिंग होगी, उसके बाद आप उसको इजिली मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले वो बात आपकी ठीक है कि एक्सपीरियंस चाहिए होता है, लेकिन उसमें यह है कि अगर आपने थोड़ी देर वो उसको 2-3 महीने 4 महीने लगा के अगर आपने उसको अंडरस्टैंड कर लिया, तो आप अपने बिजनेस कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर लें, उसमें आप कामयाब हो जाते हैं। अगर आप कहते हैं कि फॉर आपको आपने स्टडी हासिल की है, आपके पास पैसा भी है, ठीक है, आप कहते हैं मैं डायरेक्ट जाके जो है ना कार का शोरूम मैंने बना लिया, लेकिन मुझे कार के बारे में नॉलेज जीरो जीरो भी नहीं है। मैं पहले दिन ही जब जिस चीज को पता नहीं होगा तो कैसे करना, सबसे पहले अंडरस्टैंड करना, मार्केट को अंडरस्टैंड करना कि मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है, क्या चीज कैसे आप सेल कर सकते हैं, क्या चीज आप कैसे बाय कर सकते हैं। तो उसके लिए जरूरी है शॉप है, तो जो डिसाइड करना है, दोस्त की शॉप है, शॉप है, या किसी कोई भी बिजनेस है, उसके पास जाके इन्वेस्ट करने के बाद बेशक मुझे सैलरी ना दे, मैं जो है 2 महीने 3 महीने सिर्फ अंडरस्टैंड करूंगा कि मैं ये करना चाह रहा हूँ, मैं अंडरस्टैंड करूंगा कि मैं कैसे कर सकता हूँ। तो इस तरह मैनेज हो जाता है। अगर आप कहें कि यार मैं किसी के पास जाके खड़ा भी ना हूँ और मैं ना करूँ, तो फिर उसके लिए तो आपके पेरेंट्स कोई हो तो पेरेंट्स का बिजनेस चल रहा है, उसमें तो आप आ सकते हैं इस तरह। लेकिन जो अगर आप न्यू स्टार्ट करते हैं, स्टार्टअप करते हैं, तो उसमें आप ऐसे करोगे। तो इसलिए आपको जरूरी यही है कि आपने करना है जाके खुद पहले अपने हाथ से करके देखिएगा, किसी के पास जाके इम्प्लीमेंट कर सकते चलिए अच्छी बात है। लेकिन मुझे एक चीज़ अभी भी ये क्लियर नहीं हुई, मुझे इसके बारे में समझाएं कि मैंने जो है 3-4 साल जो है वो एससीसीए में लगाए, आईसीएमए में लगाए, लेकिन ये सब कुछ करने के बाद जब मैं फील्ड में जा रहा हूँ तो मुझे किसी दूसरी, लाइक, अगर मैं किसी ग्रोसरी कोई स्टोर खोलने की सोच रहा हूँ और मैं किसी कार शोरूम के बारे में सोच रहा हूँ, तो मेरी इस पूरी स्टडी का मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा? क्योंकि मैंने 4 साल से ये पढ़ा कि अकाउंटिंग क्या होती है, फाइनेंस क्या होती है, कॉस्टिंग क्या होती है और फाइनेंस क्या होती है, ठीक है। अब मैं बिल्कुल उस पूरी एरिया से बाहर निकल कर अपनी नॉर्मल लाइफ में आ गया हूँ, जहां पर अगर मैं सोचता हूँ कि अगर मैं मैट्रिक हूँ या फिर इंटर भी हूँ, तो मैं तब भी जो है 2 साल किसी या 1 साल किसी शॉप में या किसी कारोबार में किसी के साथ काम करके वो सीख कर मैं अपना ये सेम बिजनेस शुरू कर सकता हूँ। तो मुझे इतने लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट और अपने ऊपर इतनी फाइनेंस की फील्ड में जाकर इतनी खपत करके क्या फायदा हुआ? हैं। बिल्कुल बात ठीक है आपकी। अब देखिएगा, बिजनेस अगर आप जॉब करते हैं, अगर आपने जो स्टडी हासिल किया है वो किसी कंपनी, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी काम कर रहा हूँ किसी कोल्ड ड्रिंक की कंपनी में काम कर रहा हूँ, मैं वहां पे जाके क्या चीजें उनकी मैनेज कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, उनके अकाउंट्स को मैनेज कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं फाइनेंस का बंदा तो उनके फाइनेंस को मैनेज करूंगा, मुझे सही तरीके से पता लगेगा कि यार मैंने फाइनेंस को मैनेज कैसे करना है। ठीक है, तो उसमें यह है कि कंपनी को मैं मेहनत वही कर रहा हूँ, सारी मेहनत कर रहा हूँ मैं। कंपनी का फाइनेंस मैनेज कर रहा हूँ, कंपनी की बुक कीपिंग कर रहा हूँ, कंपनी के वो देख रहा हूँ कि कंपनी किस तरह बिजनेस कर रही है, किस तरह प्रोक्योरमेंट कर रही है, किस तरह सेलिंग सेलिंग कर रही है। वो हर चीज को, जो छोटी कंपनी होती है उसमें जो वन और एक ही अकाउंटेंट होता है ना, वो सारे बिजनेस को तकरीबन वही देख रहा होता है। वो सीएफ होता है, वो रिपोर्ट कर रहा था, सीएफओ तो तकरीबन छोटी कंपनी में नहीं होता, वो सीईओ ही होता है जो ओनर होता है। तो उसको सारी रिपोर्ट करना मतलब टोटल बिजनेस मैनेज कर रहा होता है, देख रहा होता है। ठीक है, उसके अकाउंट्स को भी वो देख रहा होता है, उसकी सेल्स को भी देख रहा होता है, उसकी जो है उसके
उसके प्रोक्योरमेंट को भी देख रहा होता है, बात बात तो जो है कस्टमर निगोशिएशन भी हो रही होती है उसी बंदे की जो है, ठीक है। तो यही चीजें जो अगर स्टार्ट मैंने बताया कि आपको थोड़ी देर सीखना पड़ेगा किसी के पास जाके सिर्फ उस बिजनेस के बारे में अंडरस्टैंड करने के लिए। एक बार अपनी अंडरस्टैंडिंग हुई, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, जो चीजें आप किसी कंपनी के लिए जॉब में कर रहे हैं, जैसे आपने फाइनेंस मैनेज कर रहे हैं, सबसे मुश्किल काम क्या होता है बिजनेस के फाइनेंस को मैनेज करना। अगर आपको बिजनेस का फाइनेंस मैनेज करना आ गया ना, तो आप समझ लेंगे आप मार खा सकते हैं, है ना। अगर आप फाइनेंस की फील्ड से हैं, अगर आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, अगर आपके पास आज 10 रुपए है ना, तो आपको पता होगा कि यार मैंने इस 10 रुपए को मैनेज कैसे करना है, ठीक है। आपके पास बेशक पैसे हो, लेकिन आपको उसको मैनेज करने का तरीका ना आ रहा हो कि यार मैंने इसको मैनेज कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास वेंडर वेंडर ऐसे हैं कि जिनको मैंने क्रेडिट तो के जिनसे लिया हुआ है, मैंने उनको कैसे देना है, जो रिसीवेबल है मैंने उसको कैसे रिकवर करना है, किस तरह मैंने अपने वर्किंग कैपिटल का जो मेरा स्ट्रक्चर होता है मैंने उसको किस तरह घुमाना है। अगर आपको वो चीज आ गई है तो आप बिजनेस में कामयाब होंगे। अगर जो लेमैन होता है उसके लिए ये चीजें बहुत मुश्किल हो जाती हैं, उसको वो एक तो कर रहा होता है, लेकिन उससे जो main चीजें होती है ना बिजनेस को जिस तरह एक जो प्रोफेशनल बंदा लेके चला होता है वो उस तरह नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल जितने भी बिजनेस है उसके लिए आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जरूरी है बिजनेस को आपको मैनेज करने के लिए। एक लेमैन है वो किस तरह बिजनेस को वो उसमें प्रॉपर तरीके से वो देख सकता होगा। अगर आप क्वालिफाइड है, पास नॉलेज है, आपने एक सॉफ्टवेयर लगाया, जस्ट वन क्लिक करेंगे आपको डेली की रिपोर्ट आपको आ जाएगी पूरे बिजनेस की, पूरे साल की। आज आपके पास आप किस पोजीशन में बैठे हुए हैं। जो एक जो बंदा दूसरा है जो लेमैन है, उसने वो पुराने खातों पे जो 10 रजिस्टर पड़े उसमें हिसाब किताब लिखा हुआ है, वो क्या करेगा अगर उसने वो हिसाब लगाने बैठ जाए ना महीने बाद कि मैंने उसको कि मैंने महीने में कितना कमाया या मैंने साल में कितना उसमें वो किया है, बचा कितना है, उसको मेरे ख्याल में वो estimate करने में 15 से 20 दिन लग जाएंगे। अगर आपने वही आप फाइनेंस की फील्ड है या आपके पास नॉलेज है, आप जस्ट एक क्लिक करेंगे और आपके पास वो हर चीज आपके सामने आ जाएगी। बेशक आप सॉफ्टवेयर ना लें, आप एक्सेल के एक्सपर्ट होंगे, आप एक्सेल पे वो चीजें मैनेज करें, एक्सेल आपको हर चीज बता देगा कि यार अगर आप किसी भी मिनट पे बैठ के आप जो है ना करेंगे, क्लिक करेंगे तो आपको बता देगा कि किस तरह क्या है। बिजनेस के हवाले से वो एक क्लाइंट आ गया, तो उसमें वो एक एक्सेल का फॉर्मूला बनवा रही थी मुझसे। वो कहती थी मेरे जो एम्प्लॉयज है ना वो ओवर टाइम बोल लगाती है, तो मैं चाहती हूँ कि जब उनके 40 आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं, कुछ एम्प्लॉयज ज्यादा टाइम लगा रहे होते हैं, कुछ लेट शिफ्टिंग कर रहे होते सीटिंग कर रहे होते हैं, लेकिन मैं ओवरऑल जो है ना 40 आवर्स से ज्यादा नहीं क्लाइंट को देना चाह रही कि 40 आवर्स से ज्यादा क्लाइंट ना करें ओवरऑल। तो मुझे कोई ऐसा फॉर्मूला बना दो क्लाइंट के ओवर टाइम 40 आवर्स होने से पहले जो है पता चल जाए कि जो है कि मैं उस client को वो उसको कैसे छुट्टी करवानी है बाद में। तो मैंने उसे फॉर्मूला बना दिया, तो उसकी समझ मैं उसकी समझ नहीं थी कि मैंने अपने उससे समझ आ गया ना कि किस तरह कंट्रोल कर सकती हूँ। उसने एक फॉर्मूला मुझसे बनवाया, मैंने फॉर्मूला बना दिया कि वो जो है ना मैंने उसको उसको 3 से 4 स्लैब बना दी। जो क्लाइंट 1 घंटे बाद जिसका जो है टाइम टाइम होने वाला है मैंने उसकी एक कैटेगरी में डाल दिया, दूसरे का जिसका 3 घंटे का टाइम खत्म होने वाला मैंने उसकी कैटेगरी में डाल दिया। और टाइम से फॉर्मूला इसमें डाल दिया कि अगर सुबह वो रिपोर्ट रन करे ना इस घंटे एम्प्लॉय कितने टाइम घंटे हो चुके हैं, तो एग्जैक्ट उसको टाइम बता दें कि इतने 7 बजे इम्पोर्टेंट किया ना, तो जिसका एक एक घंटा 10 मिनट बाद होना है, तो मेरे पास लगा कि वो उसको पता कर ले पहले कि 7 बज के 10 मिनट में इस क्लाइंट इसका एम्प्लॉय का टाइम खत्म हो जाना है। अगर मैं ये चीजें कर सकता हूँ, खुद कर सकता हूँ वहाँ, तो मैं अपने बिजनेस में ये चीजें खुद ही मैनेज करूंगा। मुझे क्या होता है किसी और अकाउंटेंट हायर करने की, जो मैंने कहा एक अकाउंटेंट हायर करने 25 उससे पे करना है, मैं ये चीजें खुद मैनेज कर रहा हूँ। जो है ना जो एजुकेटेड पर्सन है ये होता है। माशाल्लाह, तो बड़े अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। तो इसका समरी अगर हम इसको करें तो ऐसे ही है कि अगर आपने कोई स्टडी करी है फाइनेंस से रिलेटेड, तो इंटर्नशिप लाजमी है। इंटर्नशिप हाँ जी, करेंगे तो आपको सीखने को मिलेगा, कंपनी भी आपको आसानी से हायर कर लेगी कि यार इसको कुछ देना नहीं पड़ रहा और हमारा काम भी पूरा हो रहा है, तो हम इसको हायर कर बिल्कुल। लेते हैं, हमारा काम निकल जाएगा और आपका भी काम हो जाएगा, आप काम सीख लेंगे। तो हाँ बहुत जी। अच्छी चीज आपने बताई। अच्छा, अब मैं इस मौके पर आपसे जानना चाहूंगा कि जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया आजकल जो नया बिजनेस स्टार्टेड हो रहे हैं बिजनेस के लिए किस तरह से हेल्पफुल हो सकता है, या फिर जो है आप किस तरह से इसको इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया की। हम लोग बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं जिसमें, और हमें समझा ये जाता है कि ये टाइम वेस्टर है और फजूल चीज है और बेकार लोग हैं, बेकार काम है। लेकिन आप किस तरह से लेते हैं, किस तरह से ये हमें हमारी लाइफ में हमारा बेहतरी ला सकता है? सोशल मीडिया जो है ना एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है किसी भी बिजनेस के लिए। स्टार्ट में तो वाकई आपकी बात ठीक है, स्टार्ट में ऐसे वाकई जो फजूल एक्टिविटीज के लिए यूज किया है, हमारे पास नॉलेज नहीं था प्रॉपर, हमने इसका मकसद ये समझा कि फेसबुक जो है ही सिर्फ चैटिंग के लिए,
इसका और मकसद ही हम अपनी पिक्चर बना दो, इस पे अपलोड कर दो, चैटिंग कर लो, रिश्तेदारों से बात कर लो या ये चीज़ें कर लो। लेकिन आज जो है दुनिया जो ग्लोबल विलेज बन चुकी है, इसमें जो है ना सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा किरदार है। आज जब हम यहाँ मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं पूरी दुनिया में बैठा काम कर रहा हूँ, ये सोशल मीडिया की बदौलत है। मेरे कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जो फाइवर के थ्रू नहीं आ रहे हैं, मेरे पास डायरेक्ट आ रहे हैं। रिसेंटली मैंने जस्ट एक पेज पे एक बंदे ने पूछा हुआ कि मैंने जो है ना वो टैक्स के बारे में मुझे चाहिए, मैं अभी जैसे अपने लास्ट कन्वर्सेशन हमारी टैक्स की हुई है, कहता है कि मैं डर रहा हूँ कि मैं कैसे अपनी कंपनी को जो है ना किस तरह आगे वो क्लियर करूँ, मैं टैक्स रजिस्टर बनूँ या ना बनूँ, फाइलर बनूँ या ना बनूँ, मैं कैसे किस तरह करूँ। मैं जस्ट उस पर कमेंट किया कि शायद आपको जो भी गाइडेंस चाहिए मैं आपको दूंगा। वो उस बंदे का इनबॉक्स आ गया, मैंने उसको जो है ना वो चार पांच चीजें समझाई, तो उसने जो है ना तो फिर पूछता है कि यार आप है ना कितने चार्ज करोगे, इस कन्वर्सेशन का कितना चार्ज करोगे। मैंने कहा इस कन्वर्सेशन कोई पैसे नहीं है, मैंने कहा ये कन्वर्सेशन मेरे मतलब कि 15 20 मिनट या 1 घंटा लगे, इसका कोई चार्जेस नहीं है। कहता नहीं मैं आपको पे करूंगा। मैंने कहते हैं आपने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया, मैं आप इस चीज को समझ गया हूँ, तो मैं करूंगा। उसने मुझे नेक्स्ट ऑफर किया कि क्या मेरा जो परमानेंट जो मैं जैसे अभी कंपनी स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो भी फ्रीलांसर ही है, लेकिन वो बहुत बड़े लेवल के फ्रीलांसर है। वो उन्होंने मतलब कि आईटी का स्टाफ रखा हुआ है जो अपने बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैं अगर आपको परमानेंट हायर करता हूँ ये टैक्स कंसल्टेंसी के लिए या चीज़ों के लिए, तो आप फिर मुझसे कितना चार्ज करेंगे। लेकिन अगर सोशल मीडिया जो आपके पास एक बंदा कमेंट भी करता है, अगर आप उसमें जाकर उस पर रिप्लाई भी कर देते हैं ना, अगर आपके पास एक्सपर्टीज है तो आपको फौरन जो है ना उसका रिटर्न मिलता है। ठीक है, तो सोशल मीडिया पर ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं आप। कोई भी फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक घर में अगर आप एक स्पेशल चीज कोई बना रहे हैं, कोई भी चीज आप ला के ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। जैसे मैंने 2011 में मैंने एक ऑनलाइन स्टोर बनाया था, सिर्फ वॉचेज ही मैं सेल करता था। मैं रोलेक्स और टैगोर की जो है लिखा वॉचेज सेल करता था। और आज भी मुझे जो है ना कॉल आती है, मैंने वो 2013 में बंद कर दिया था, लेकिन वो पता नहीं कहाँ कहाँ पे सोशल मीडिया पे या कहाँ कहाँ पे नेट पे जो है ना मेरी वो एड्स लगी हुई है। आज भी हर दूसरे तीसरे दिन मुझे कॉल आ रही होती है, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, मैं रिफ्यूज कर दिया, मैं अपने बिजनेस छोड़ चुका हूँ। इससे सोशल मीडिया का जो है ना किसी भी business में सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा किरदार है। अगर आपको जॉब करनी है उसके लिए भी आपका देखें, जैसे आप अभी इतना बड़ा नेटवर्क बन चुका है, कुछ लोग हैं फॉर एग्जाम्पल भी चीज अगर आपको किसी भी कंफ्यूजन आ रही है, अगर आप एक कमेंट करते हैं ना 10 लोग आपको उस पर मशवरा दे रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पार्क व्हील भी बंदा मैसेज कर रहा होता है, यार मेरी गाड़ी में ये चेक लाइट ये लाइट चल रही है, इसका मकसद क्या है। तो वो 10 लोग बता रहे होते हैं कि यार इसकी चीज करो तो ये सॉल्व हो जाएगी। सही है। तो कोई भी बंदा अगर आपका अपना मसला वहां पे सोशल मीडिया पे अगर वो पिन पॉइंट कर देता है, तो 20 लोग जो है उसकी हेल्प को खड़े होते हैं। ठीक है, सही तो सही सोशल मीडिया के बारे में सही। अच्छा, अब क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है और हमने बड़ी लंबी बातचीत कर ली और टाइम का पता भी नहीं चला, तो मुझे जरा कुछ इस बारे में बताएं कि आपकी जिंदगी में कौन सी ऐसी शख्सियात हैं जिन्होंने आपको मुतासिर किया और आपकी जिंदगी में उससे बेहतरी आई, चेंज आई, और आपकी क्या फ्यूचर की प्लानिंग है, क्या आपके मिशन हैं, आपकी जिंदगी में आप क्या करना चाहते हैं, इसके बारे में कुछ बताइएगा। और अपनी कामयाबी के कुछ राज बताइएगा कि आपकी कामयाबी के राज क्या हैं। ये तीन चार चीजें एक साथ कवर कीजिएगा। फिर सबसे पहले जो चीज आपको मुतासिर करती है वो आपके पेरेंट्स होते हैं। ठीक है, तो आप अपने पेरेंट्स की स्ट्रगल देख रहे होते हैं कि पेरेंट्स ने आपके लिए स्ट्रगल कितनी की है। ये बिलीव करें कि मेरे वालिद साहब जो है 17 साल से देव रह के हैं, तो उन्होंने दिन रात इतने स्ट्रगल किया है कि हम जो है ना एक मतलब कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं वो शुरू से ही जो है इस तरह बड़ी वो फैमिली से था या ये वो गांव के रहने वाले थे, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले थे। हमारे पेरेंट्स ने स्ट्रगल की, हमारे पेरेंट्स ने हमें मतलब कि इतना वो दिया कि फैमिली वाला अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली में जो है ना सिर्फ हमारी जो मतलब कि चार पांच बहन भाई हैं जो हम पढ़े लिखे हैं। तो उन्होंने मतलब कि हमें जितना भी हमने एक्सपेंस उनसे मांगा उन्होंने हमें दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि यार मुझसे ये पूरा हो रहा है ये चीजें, हालांकि उन्होंने स्ट्रगल बहुत ज्यादा की सऊदी अरब रह के। आपको पता है कि जो आप भी सऊदी अरब रह रहे हैं, आपको भी पता है कि वहाँ के हालात किस तरह के हैं, कि बंदा किस तरह मैनेज करता होता है। तो सबसे पहले जो मोटिवेशन होती है आपको पेरेंट्स से मिल रही होती है कि पेरेंट्स आपके लिए क्या स्ट्रगल कर रहे थे। दूसरी चीज होती है आपको स्ट्रगल जो आपको मोटिवेशन होती है वो आपके टीचर्स होते हैं, जो आपके टीचर जो है ना आपको गाइडेंस दे रहे होते हैं। मेरे एक टीचर थे एहसन साहब वो थे, तो वो अकाउंटिंग के टीचर थे। तो वो आईकॉम में थे, उनसे मैंने ना अकाउंटिंग पढ़ी थी। बेसिकली वो एक टांग से भी मजबूत थे। तो मेरे ख्याल में स्टार्ट बचपन में वीडियो वगैरह हुआ था, एक टांग से जो है ना वो मजबूत थे, लेकिन वो माशाल्लाह से बहुत ही टैलेंटेड पर्सन और बहुत ही मेरे जो आइडियल टीचर सबसे जो स्टार्ट में गुजरे हैं ना वो आइडियल थे। तो बेसिकली एसीसी और सीए का भी कॉन्सेप्ट उन्होंने मैंने आईकॉन स्टार्ट किया तो एसीसी सीए का भी उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था मुझे, ये चीज बेटर है। तो मैंने पहले सीए का सोचा था, लेकिन जब ऑफर आया
तो कॉलेज वालों ने कहा कि आप इसी चीज, तो मैंने कहा ठीक है, ये वो उन्होंने कहा कि ये चीज बेटर रहता था। मैंने उसी चीज इसी जगह क्योंकि मतलब कि पहले फैमिली में कोई गाइड करने वाला इतना ज़्यादा नहीं था। तो अगर आपको पता है पढ़ा लिखा हो तो वो आपको गाइड कर सकता है कि यार ये आप इस फील्ड में जाओ, क्योंकि मेरे पास इतनी गाइडेंस तो मेरे जो चीज़ समझ आई मैं वो करता गया हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो चीज़ की है वो अपनी वो मेहनत से की है, कि उसमें जो है ना वो ढीली नहीं मारेंगे, मैं ये चीज़ कर रहा हूँ तो मैं इसमें यार ये शॉर्टकट हासिल होके जो करूँ। तो जो भी काम करना होता है आपने अपनी मेहनत से करना था। अगर आप हार्ड वर्किंग है तो आपको जो है ना वो चीज़ मिल जाती है। लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं लक, लक होती है। वाक़ई लक होती है। लक का मतलब क्या होता है? लर्निंग अंडर करेक्ट नॉलेज। अगर आपके पास करेक्ट नॉलेज है, तो वो आपकी लक बन जाती है। वो दूसरा जो आपका सवाल था कि जो है मतलब कि आप अभी कामयाब कैसे हुए, किस तरह हुए? तो उसमें सबसे बड़ी मेरी रीज़न जो है ना कि मैंने जो है ना हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा की है, वाक़ई। जो भी मुझे काम मिला है ना, मैंने उसको पूरे तरीके से अंजाम दिया। मैंने स्टार्ट में जो है ना मैंने ऑडिट फर्म के अपने करियर का जो स्टार्ट था ना, मैंने एक ऑडिट फर्म से जॉइन किया, तो उन्होंने मुझे ना पहला मेरा क्लाइंट ही जो है ना पेप्सी था। उन्होंने जब मुझे क्लाइंट पे 3 महीने के असाइनमेंट पे भेजा, तो जो वहाँ पे जब मैंने काम स्टार्ट किया ना, तो मैंने जो है ना तकरीबन सुबह 7 बजे मुझे गाड़ी यहाँ से पिक करती होती थी, तकरीबन 8 साढ़े 8 प्लांट पे पहुँच जाती थी। रात को घर वापस आते-आते 1 बज जाता था मुझे। एक रात को आते हुए वापस आ जाती थी। सुबह 7 बजे फिर गाड़ी घर पे खड़ी होती थी कि आपने जाना है सुबह वहाँ। तो मैं जब जा रहा था, मेरे वाले साहब ने कहा कि यार कुछ मत ना करो। मैंने कहा नहीं, अब मैं क्या करूँगा। वो 3 महीने जो मैंने लगाए हैं ना, वो 3 महीने की जो स्ट्रगल है, उस 3 महीने के स्ट्रगल से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अब टैक्सी का कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने फर्म छोड़ दी, फर्म से रिज़ाइन किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह खुद अपना स्टाफ जो मैंने वहाँ पे वो जो है रिक्रूट किया हुआ है, वो सारा फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, सारा अपने बिज़नेस को अच्छे से मैनेज कर रहा हूँ। दूसरा जो आपका क्वेश्चन था कि आपके नेक्स्ट जो फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान हर बंदे के यही होती है कि मेरे पास एक अच्छा-सा घर हो, अच्छी-सी कोई चीज़ मतलब एक गाड़ी हो, जो भी चीज़ें मतलब कि वो आसाइश हो मेरे पास, ज़िंदगी की आसाइश हो। बट ठीक है, हर बंदे की रिक्वायरमेंट होती है, मेरी भी वही चीज़ें हैं कि मेरे पास अच्छी चीज़ हो, लेकिन उसके लिए जो है ना आपको आपको कोशिश करनी पड़ती है। जैसे कि मैं मेरा जो अभी जो प्लान है, जो मैंने अपने प्लान बनाए हुए हैं कि मैंने अपनी फ्रीलांसिंग को जो इतना लेके चलना है कि मेरे पास क्लाइंट्स इतने का आ जाएँ कि मैं जो है ना हायर करता जाऊँ और क्लाइंट जो बढ़ते जाएँ उसी तरह। अभी मेरे 3-4 जो जितने भी मैंने क्लाइंट को काम किया हुआ है जिनके साथ, वो अब उनके साथ मेरी ऐसी नेगोशिएशन क्लाइंट मुझे वो कह रहे हैं, मेरी उनके साथ डीलिंग हो रही है कि जो भी कस्टमर क्लाइंट जो मुझे क्लाइंट आगे रिकमेंड करेगा, उसको 25% मैं उसे शेयर दूँगा, ठीक है? 25% मैं उसे शेयर दूँगा। इस तरह मेरे क्लाइंट जो है ना वो भी रिसेंटली जो मेरे क्लाइंट के साथ चल रही है, वो उसमें मेरा सा प्रॉपर जो है ना एग्रीमेंट होता है कि हम लोग किस तरह आगे जो है ना क्लाइंट्स को आगे यूएस के क्लाइंट्स से यूके के क्लाइंट्स किस तरह लेके इस तरह आपको बिज़नेस आपको प्लान सर हर चीज़ जो भी आपने करी उसके लिए पहले प्लान बनाना पड़ेगा कि आपने किस तरह लेके चलना है। मैंने भी इस तरह प्लान बनाया अभी, जैसे मैंने अभी बताया कि अब अपनी कंसल्टेंसी फर्म बनाने जा रहा हूँ, कि मेरे पास पाकिस्तान में एक प्रॉपर पोर्टफोलियो प्लेटफ़ॉर्म है जिसके ऊपर मैं बैठ के काम कर सकता हूँ। ठीक है, मैं घर बैठ के अभी अभी सारा जो काम है घर में बैठ के काम मैनेज कर रहा हूँ। काम तो चल रहा है, पैसा भी आ रहा है, लेकिन आपके पास एक प्लेटफ़ॉर्म नहीं है। लोग आपसे पूछेंगे यार क्या करते हो? मैं घर बैठ के काम करता हूँ, लोगों को नहीं समझ आती कि घर बैठ के क्या काम हो रहा है। तो मेरे पास एक प्रॉपर ऑफ़िस होगा, तो वाक़ई बताओगे यार ये इसका ऑफ़िस है, ये यहाँ जाता है, यहाँ से आता है। तो मैं घर बैठ के काम करना है, घर बैठ के काम करूँगा। यार लोग कहेंगे, यार घर वेला बैठा रहिंदा, पता नहीं पैसा कित्थों आंदा पिया है, पता नहीं 2 नंबर तरीके यूज़ कर रहा है। मतलब यही सही। बातें हो रही होती है ना। तो इसलिए हाँ जी, तो इसलिए जो मेरा जो मेन मोटिव है, कि एक अपना प्लेटफ़ॉर्म बनाना, ऑफ़िस बना के इस तरीके से उसको मैनेज करना। तो दूसरा ये है कि जो मैंने ज़िंदगी में सोचा अल्हम्दुलिल्लाह कि जो है ना लोगों के लिए कुछ करना है। अपने लिए तो हम करते ही हैं। यार मज़ा तब आएगा जब आप लोगों के लिए कुछ करते हैं, सही। ठीक है? अब आप रोड पे निकलते हैं ना, यार कसम से दिल दुखता है जब एक बुजुर्ग खड़ा या एक औरत खड़ी हुई, बूढ़ी औरत खड़ी हुई रोड पे खड़ी हुई मांग रहे होते हैं, या दुख होता है कि हमारी गवर्नमेंट उसके लिए कुछ नहीं कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो उनको देख के दुख आता है यार दिल में। मतलब क्या है कि यार कुछ ऐसा कर जाए कि लोग याद रखें। तो अब इंशाल्लाह सोचा हुआ है कि जो है उनके लिए कुछ करें। तो उसके लिए मैंने अपनी एक स्ट्रेटजी तय की हुई है। वो मतलब कि है तो नहीं अपनी, लेकिन वो मैं अपने पर उसमें शेयरिंग नहीं करूँगा कि मैं कितना उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। लेकिन मैं एक लोगों को टेक दूँगा कि यार उसमें अगर आप उसको अपना लेते हैं ना, तो जो है ना ज़िंदगी में कामयाब हो जाएँगे। तो क्या चीज़ है, ये जो भी कमाते हैं ना आप, उसका एक हिस्सा बेशक आप 1% उसका फिक्स कर लें कि यार ये मैंने अल्लाह के रास्ते पे देना है। ठीक है? जैसी आपकी सैलरी आई,
कुछ भी पैसे आए हैं ना, उसमें से निकाल के यार मैंने 2% जो है ना गिरा सकेगा, बेशक फौरन ना दो, उसे निकाल के साइड पे कर दो, उसकी कैलकुलेशन कर लो। जब आपको पता है कि अच्छी अमाउंट बन जाए ना, तो लगे आपको यार इससे जो है एक बंदा जो है ना कुछ अच्छी तरीके से कोई बिजनेस कर सकता है, कोई गरीब है जो बंदा, तो वो अच्छे तरीके से बिजनेस कर उसको कंट्रीब्यूट। इस तरह अगर आप ये चीज सोचते हैं, अगर आपने अपने बिजनेस में ये चीज लिया है या आपने किसी जिंदगी में लिया है, 1% भी अगर आपने अपनी सैलरी का निकालना शुरू कर दिया ना, आप देखिएगा उसका रिजल्ट देखिए। मैं इसका अलहमदिल्ला इसका रिजल्ट मैं खुद देख रहा हूँ। मैंने जो है ना, जब से जो है ना 17 से स्टार्ट किया था 2015 में किया था, और अब अलहमदिल्ला पर मंथ जो, लेकिन अल्लाह का करम है उस चीज में कोताही नहीं करते कि जो चीज नहीं है ना उसमें एक शेयर फिक्स है कि यार ये मेरा, ये जो है ना उन लोगों का है, वो एक तय करके रख दिया है। वो जब भी एक बनता है ना कि यार ये बंदा है जो है किसी के लिए कंट्रीब्यूट करता है, तो वो उसमें जाने काम की जरूरत। तो इस तरह ये चीज आप हमेशा जो है ना कामयाब होना है ना, तो इस चीज को फॉलो करना। कभी भी आप लोगों पे, जब आपने लोगों पे अपना हाथ तंग किया, कभी आपका हाथ तंग करेगा। हम लोग क्या करते हैं यार, ये इशारे पे खड़े होते हैं ना, हम कहते हैं यार ये तो क्या है, ये ऐसे मांगने शुरू कर दिए। यार आपको क्या पता, जो जो चीज आपको मिल रही है आप उसके मुस्तक से, जब अल्लाह आपको हर चीज दे रहा है तो आप भी देते रहो। आपको जब आप अल्लाह के बंदों पे जो है ना आप नहीं करोगे ना, तो अल्लाह भी आपका हाथ कभी भी काम नहीं करेगा। तो जिंदगी में अगर कामयाब होना, तो मैंने तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये सोच प्लान आउट कर लिया, अगर जिंदगी में कामयाब होना है ना, तो कभी भी जो है ना अल्लाह के बंदों के साथ जो है ना वो जो है ना बुरा रवैया नहीं रखना। मतलब कि जो भी बंदा आपके पास आ गया है ना, उसे खाली ना भेजो कभी भी। अगर आपने खाली भेजा ना, तो अगर एक बंदा देखे ना, अगर आप एक बंदे को 5 रुपए भी देते हैं ना, आपको इतनी दुआएं दे के जाता है, जो आपको जो है ना वो लोग जो है ना, जो कोई भी नहीं दे रहा होता। अगर आपने जिंदगी की दुआ दे के जा रहा है, आपके पेरेंट्स की सेहत की दुआ दे के जा रहा है, आपको 5 रुपए ही खाते हैं। मेरे ख्याल में तो ये एक बुरा सौदा नहीं है। जनाब बहुत ही अच्छा वक्त गुजरा आपके साथ माशाल्लाह। प्रोग्राम के आखिर में मैं जो है रिहान अल्लाह साहब के बारे में आपके राय जानना चाहूँगा कि आपका उनसे ताल्लुक़ किस तरह से बना और क्या उनसे ताल्लुक़ बनने के बाद आपकी ज़िंदगी में कुछ चेंज आया? और दूसरा ख़ास तौर पे जो उनकी एक मिशन है गुर्बत को कम करने का, और उसपे जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो लोगों को बहुत परेशान करती हैं, वो ये कि 500 म्यूचुअल फंड्स बनाने का। तो वो ऐसा क्यों करते हैं और उसका करने का कुछ फायदा भी है या नहीं? इस बारे में कुछ बताइएगा। लेकिन रिहान अल्लाह वाला जो मैंने देखा है, अल्लाह वाला मैंने नाम सुना ना, नाम ही पढ़ा ना, मैंने कहा यार ये बंदा जो है ना डिफरेंट नेम है। फिर मैंने ना उनका वो पोर्टफोलियो पूरा देखना शुरू कर दिया। वो फलां कंपनी का सीईओ, ये हर चीज मैंने उनका पूरा जो है ना एक दिन बैठ के जब पूरी उनकी प्रोफाइल सर्च मार दी कि ये बंदा ये चीजें कर रहा है। बहुत ही नाइस पर्सन, बहुत ही जो है ना हर तरह के लोगों से कॉपरेट करने वाले। तो मेरे ख्याल में जो है ना लोगों के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए, खासतौर पर पाकिस्तान के लिए। जिस तरह लोगों को, गरीब लोगों को, किसी को मोबाइल गिफ्ट कर रहे हैं, किसी को लैपटॉप गिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन जो उनकी कंडीशन है ना, बाकी कंडीशन में ठीक रखी हुई है। अब देखिए ना, एक बंदा जिस लेवल पे बैठा हुआ, अगर आप हर बंदा उठ के उन्हें मैसेज करना शुरू कर दे, तो वो एक बंदा नहीं रिस्पॉन्स कर सकता। अब उन्होंने रखी हुई है यार, जो बंदा वाकई इंटरेस्टेड है, कोई मोटिवेशन है, जो लगन रखता है काम करने की या कोई काम करना चाहता है, तो उसमें अगर उनकी कंडीशन फॉलो कर लेता है, तो वो वाकई उन्हें सपोर्ट करते हैं। लोगों को परेशानी तो होती है उसमें, देखना 5 म्यूचुअल फंड बनाना आसान काम नहीं है, लेकिन जिसमें लगन होगी ना, अगर मैं कहता हूँ कि यार मैंने रेहान अल्लाह वाला के साथ कॉन्टेक्ट करना है, उससे जो है ना मिलके उससे मशवरा लेना है, तो उससे मशवरा लेने के लिए मुझे ये 500 बनाने पड़ेंगे। तो उस मैं कहता हूँ उस बंदे से आप जो भी मशवरा लेंगे ना, तो आपको वाकई जो है ना बहुत अच्छा आइडिया देगा। अभी रिसेंटली जैसे उन्होंने एक पोस्ट लगाई हुई थी कि आप अपना कोई भी स्टार्टअप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप इंडिगोगो पे अपनी वो एक कंपेन बनाएं, आप मुझे वो लिंक दे दें। तो मेरे पास 7 लाख फॉलोअर हैं, अगर आपको मैं अगर उनमें से एक एक रुपए $1 के लिए भी कंट्रीब्यूट करवाने के लिए एग्री हो गया ना, तो आपके पास 7 लाख रुपए आ जाएगा। अगर वो 7 लाख भी नहीं देते, डॉलर भी नहीं देते आपको, तो उनमें से 5,000 बंदे भी अगर आपको $1 पे करना शुरू करें, तो आपका बिजनेस ग्रो कर जाएगा। इस तरह वो बहुत सारे लोगों के लिए वो स्टार्ट कर रहे हैं, इस तरह गुर्बत के लिए भी वो काम कर रहे हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में तो हमें सबको जो है ना उनकी कंडीशन को फॉलो करके सब मिलकर जो है ना कंट्रीब्यूट करना चाहिए। मेरे ख्याल में मैंने जो है ना इससे पहले बिलीव करें, मैंने फ्रेंड नहीं बनाए, मेरे सिर्फ फ्रेंड का सर्कल था। वो 40, 50, 100 फ्रेंड से मेरे जो है ना सिर्फ जानने वाले थे, दोस्त जो है ना कोलीग से या क्लास फ्रेंड से। अब कोई दुनिया से दोस्त ऐड हो रहे हैं, वो पता नहीं था, रोज कोई ना किसी की रिक्वेस्ट आ रही थी, हम कर रहे होते हैं किसी को रिक्वेस्ट, किसी की हमसे आ रही होती है। फिर वो एक कन्वर्सेशन हो रही होती है,
वो मतलब के आइडियाज खुलते हैं उसमें, आप लोगों को जान रहे होते हैं, आप पहचान रहे होते हैं, तो उन्हीं के मतलब कि एक आइडिया पे चल के हमें ये चीजें मिली है। तो इसलिए मेरे ख्याल में तो वो बहुत ही नाइस, ग्रेट मैन। चलें, बेहतरीन हो गया। बस आखिरी के प्रोग्राम में सिर्फ एक आखिरी बात चाहूंगा कि आप अगर जो व्यूवर्स हमारे देख रहे हैं उनसे बस एक आखिरी बात कर दें कि जो कुछ कहना चाहें उनसे। ये तो हमने आपस की बात कर ली, आपकी बात कर ली, अपनी बात कर ली, पब्लिक के लिए कुछ कहना चाहें। तो पब्लिक के लिए अगर कामयाबी का राज मैं बताना चाहूँ तो मेहनत है, मेहनत करो प्लीज। अगर आपने कोई भी कामयाबी हासिल करनी है तो कभी भी हार्ड वर्किंग करना ना छोड़ें। अगर हार्ड वर्किंग करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको मिलता है। अगर हार्ड वर्किंग छोड़ दिया तो आपने हमने सोच लिया था कि मैं जो है ना कुछ शॉर्टकट लेके अपना के कामयाब हो जाऊंगा। कामयाबी का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। कामयाबी का मेन जो शॉर्टकट है वो यही है कि हार्ड वर्किंग और उस पर कंटिन्यूसली मेहनत। अगर आप कंटिन्यूसली मेहनत करते हैं और हार्ड वर्किंग करते हैं तो आप अपने गोल्स को हमेशा अचीव कर लेते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपने हार्ड वर्किंग की हो और कंटिन्यूसली उसमें अपने मिशन पे लगे रहे हो और आप नाकाम हो गए। ये कामयाबी का मेन जो गुर है वो यही है, हार्ड वर्किंग, और आपने अपने गोल के साथ लगन के साथ उसमें लगे रहना तो अहमद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी मसरूफ जिंदगी में से इतना सारा वक्त हमारे लिए निकाला और काफी सारी चीजें तफसील से समझाई। तो है। थैंक नाजरीन, यू सो मच। आपने देखा कि आपने देखा कि अहमद, ये हमारे अहमद भाई थे जो हमारे साथ उन्होंने काफी सारा वक्त गुजारा। और तो नाजरीन, आपने उनसे काफी कुछ सीखा होगा। अगर आप टैक्स के हवाले से कुछ समझना चाहें, कुछ सीखना चाहें, या आप स्टूडेंट हैं, आप कुछ फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, या आप बिजनेस स्टूडेंट हैं, तो आप उससे हवाले से कुछ सीखना चाहें तो आप इनसे फेसबुक पे रब्ता कर सकते हैं, फेसबुक की प्रोफाइल पे। और फ्रीलांसिंग के हवाले से आप कुछ सीखना चाहें या कि नया बिजनेस से स्टार्ट कर रहे हो, उसके अलावा या किसी भी किस्म के इस लिहाज से आपकी कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो जिंदगी में और उसमें आपको गाइडेंस की जरूरत हो, तो आप जो है अहमद भाई से बिल्कुल रब्ता कीजिएगा। और जो कुछ आपने इस पूरे इस प्रोग्राम में सीखा है वो दूसरों तक भी पहुंचाइएगा और इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा ताकि ये मैसेज दूर दूर तक ज्यादा लोगों तक पहुंचे और ज्यादा लोगों को मोटिवेशन मिले और ज्यादा लोग सक्सेस हासिल करें। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन आपका के ये प्रोग्राम देखने का। और अहमद भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। याद भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया इंटरव्यू पे, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये मेरा इंटरव्यू था और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतना टाइम जो है ना इंटरव्यू को लगाऊंगा, लेकिन जो है ना इंटरव्यू मजा आया कि बात करने का, आपसे डिस्कशन करने का, मुझे बहुत ज्यादा मतलब अच्छा फील हुआ आपसे बात करके। तो ये चीजें जो है ना हमारी जिंदगी में आगे काम आएंगी, अगर हम किसी के लिए थोड़ी सी भी मेहनत कर लें किसी के लिए, तो मेरे ख्याल में यही हमारे लिए बेनिफिट है। थैंक यू सो मच आपका कि आपने इतना टाइम मेरे लिए निकाला। थैंक यू। जनाब, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आपका भी थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा इस वीडियो के बारे में, इस इंटरव्यू के बारे में, क्योंकि आपका फीडबैक बहुत अहम है हमारे लिए। और इसकी नजर में रखकर हम अपने प्रोग्राम में और बेहतरी लेकर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज अहमद भाई, अल्लाह हाफिज नाज़रीन, जज़ाकल्लाह।